वासी वासी भाई, गुड मॉर्निंग। अर्जुन दिस साइड। क्या अर्जुन? बोल रहे हो वासी भाई, मुझे लास्ट में जो आपने एक बार बोला था ना, जो स्विच वो वाला, और एक बार समझा देंगे? वो ना समझ में नहीं आया। हम क्या? लोग एक टेबल बनाते हैं, उसके अंदर में डी सब जो अच्छा, आइडेंटिफिकेशन क्लियर। नंबर्स होते हैं, वो हम लोग देते हैं। लेकिन बाद में और एक टेबल जो एक्स क्यू बना रहे हैं, वो एक बार वो फिर स्विच एक फिर बार से समझा देंगे प्लीज? फिर से बोलना, फर्स्ट वाला क्या टेबल बोला तुमने? जो हम लोग अब सिस्टम। एक सेकंड। एस टी बी ए आप आर बी टेबल। हम्म लॉगिन। हाँ, बोलो। अच्छा, खैर, हाँ, अभी हम लोग रिपीट करेंगे वो चीज। इसमें तो हो सकता है क्लैरिफाई हो जाए। ठीक है, इन दिस ओके नाउ। ओके ओके बस। ठीक है। ठीक है अच्छा, बस। वन नोट वो ओपन वो फॉर। स्विच मेरे को अब जानना है तो। हाँ, ठीक है, दैट इज फाइन। तो अच्छा, मैंने यहाँ पर लिख के रखा है। गुड। आई टॉक GTS। rename I doc। ओके। ओके, इसमें enhancement enhancement। okay, so let me share my screen now। अच्छा, देखो, अभी अभी क्या है कि दूसरा जो एनाउंसमेंट हम लोग देखेंगे वो ये देखेंगे कि थिंक अबाउट इस तरह से कि हम लोग जब रिटर्न्स लेते हैं, राइट? हम लोग जब एक प्रोडक्ट का रिटर्न ऑर्डर बनाते हैं ना, तो रिटर्न के टाइम पे देयर विल बी अ लॉट ऑफ सिनेरियो जहां पे आप पैसा क्रेडिट दोगे, एंड देयर विल बी अ लॉट ऑफ सिनेरियो जहां पे आप पैसा क्रेडिट नहीं दोगे। समझ रहे हो? मतलब ये रीजन के ऊपर डिपेंड कर सकता है, राइट, कि व्हाई द रिटर्न इज हैपनिंग। अगर कस्टमर ने प्रोडक्ट को प्रॉब्लम किया, वी डोंट हैव एनी इशू, तो हम लोग तो रिटर्न क्रेडिट नहीं करेंगे, माइट बी, राइट। एंड देन अगर हमारा कुछ प्रॉब्लम है, कुछ अ, हमारे ले जाने में कुछ ब्रोकन हो गया, देन हम लोग कस्टमर को क्रेडिट दे देंगे रिटर्न लेकर के वापस, राइट। तो अब ये जजमेंट कौन करेगा? जब आप रिटर्न ऑर्डर बनाओगे, हु विल डिसाइड कि ये रिटर्न ऑर्डर क्रेडिट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बताओ। वी डोंट हैव द क्वालिटी इंस्पेक्शन टीम हेयर। अब बताओ, हु विल जज के हमारा ये जो रिटर्न मैं लूंगा, इसके अगेंस्ट में मैं कस्टमर को क्रेडिट करूं या नहीं करूं? अभी मैं अनाउंसमेंट नहीं समझा रहा हूं, अभी मैं अनाउंसमेंट के का प्री रिक्विजिट पूरा बताना पड़ेगा तुम लोगों को, वो मैं करूंगा। बिजनेस डिसाइड करेगा कि ये रिटर्न जो मैं लूंगा, इसके लिए मैं कस्टमर को क्रेडिट दूं कि नहीं दूं। ठीक है, आरए में क्रेडिट एनहांसमेंट मैं बोलता हूं। एनहांसमेंट में बोलता हूं बेस्ड ऑन रिटर्न रीजन। रिटर्न रीजन, राइट। तो अब क्या होता है ना कि बिजनेस अल्टीमेटली डिसाइड कैसे करता है? रिटर्न रीजन से करता है कि भैया रिटर्न का रीजन क्या है, व्हाई आर दे रिटर्निंग। तो बेस्ड ऑन द रिटर्न रीजन, जब वो लोग मैनुअल आरएमएम, आई एम टॉकिंग अबाउट द मैनुअल आरएम, ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द expired returns or recall returns। what is recall returns? Can anyone explain? किसी को याद है?
हाँ, अगर कुछ वो डैमेज पहला हाँ तो प्रोडक्ट हो गया रहेगा, मेडिसिन कुछ थे तो कुछ रिकॉल कुछ करना पड़ा। if the product detected some faultiness, then the manufacturer takes all the product back from the distributor. That is called recall rate. And people are affected by allergy after taking that medicine and all. So these are the mainly reason for taking recall return. करेक्ट, करेक्ट। तो नाउ हम जो बात कर रहे हैं, इट इज ओनली फॉर द मैनुअल रिटर्न। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट रिकॉल रिटर्न, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्सपायर्ड रिटर्न। ओके, तो फॉर मैनुअल रिटर्न्स मतलब कुछ एडजस्टमेंट हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुआ डिलीवर करने में, जिसकी वजह से मैं रिटर्न ले रहा हूँ वापस सामान। जब आप मैनुअल रिटर्न बनाते हो तो उस टाइम में जो बिजनेस बना रहा है, जो कस्टमर सर्विस का बंदा है, वो डिसाइड करेगा कि ये इसका क्रेडिट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कैसे डिसाइड करेगा? डिपेंडिंग अपॉन रिटर्न का रीजन क्या है। ओके, याद रखना, अभी तुम लोग जो ये बनाते हो ना, इसमें भी तो होना चाहिए ना, एक सेकंड रुको, इसमें भी होना चाहिए BA01। ये तो S4 हाँ नहीं है ना। लेट मी लॉग इन अगेन। दिस इज S4 HANA RE2। हाँ है ना, ये देखो, ये देखो, ये एडवांस रिटर्न का ये ऑर्डर टाइप है। अब जो जो हमारा ये होता है ना, मतलब जहां जहां भी एस फोर हाना यूज हो रहा है ना, तो हम लोगों ने कौन सा डॉक्यूमेंट टाइप यूज किया था? RE यूज किया था, राइट? RE, ठीक है। अब देखो, RE में जब मैं इंटर करता हूं तो ये अलग स्क्रीन ओपन होता है, लेकिन जब मैं RE में करता हूं तो ये अलग स्क्रीन ओपन होता है। सी देयर लॉट ऑफ एडिशनल फील्ड्स आर देयर। क्यों? क्योंकि ये RE2 जो है ना, ये RE2 इज फॉर एडवांस रिटर्न। एसएपी बहुत बरसों से वेरी बेसिक रिटर्न का फ्लो देते हुए आया था। व्हेन इट कम्स टू S4 हाना, उसने एडवांस रिटर्न का प्रोसेस दिया, जहां पे हमारा ऑटोमेटिकली बहुत सारा चीज हो जाता है। जैसे आप रिटर्न ऑर्डर बनाओगे ना, सिस्टम हैव अ कैपेबिलिटी टू ऑटोमेटिकली क्रिएट अ रिटर्न डिलीवरी, ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा क्रेडिट मेमो। क्रेडिट मेमो शायद, हाँ क्रेडिट मेमो भी शायद करता है, नहीं करता है, क्रेडिट मेमो नहीं करता है, क्रेडिट मेमो जॉब के थ्रू ही होता है। बट रिटर्न डिलीवरी ऑटोमेटिकली कर देगा। इवन पीजीआर भी कर सकते हैं ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली पीजीआर हो जाएगा मेरा। देयर इज अ सम स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन, मैं उसमें जाऊंगा नहीं अभी। बट ये जेड, ये RE2 क्या है? एडवांस रिटर्न्स। तो इसके अंदर अगर जाते हो ना, इससे अगर बनाते हो, आपको डालना पड़ता है, जैसे डालते हो वैसे डालोगे, बट देयर आर सम एडिशनल फील्ड। ये देखो, ये जो टैब है ना, ये एक्स्ट्रा है। ये रिटर्न्स टैब यू विल नॉट सी इन द अदर ट्रांजेक्शंस। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आ जाता है। अब इसमें बहुत सारा एडिशनल इंफॉर्मेशन आप भर सकते हैं, जैसे रिटर्न रीजन। सी रिटर्न रीजन है यहाँ पे, फॉलो अप एक्टिविटी है कि ये रिटर्न करने के बाद करना क्या है हम लोगों को, राइट? ये सब करना पड़ता है। तो खैर, मैं उसमें अभी नहीं जा रहा हूँ। तो ये रिटर्न रीजन जो आप डालते हो ना, कि रिटर्न रीजन क्या है आपका, ये रिटर्न रीजन तो अपना कॉन्फ़िगर्ड होता है। हर कंपनी का अपना अपना रिटर्न रीजन कॉन्फ़िगर करेगा वो लोग। तो देयर विल बी अ लिस्ट, राइट, व्हिच विल कम अप। करेंटली ये स्टैंडर्ड है, होगा okay? ऊपर। हाँ, तो आना तो ठंडा पानी का एकदम ठंडा बोतल लेते आना खरीद के। एक सेकंड, एवरीवन बी ऑन लिहाज म्यूट। का 10 वाला दूध। हाँ, तो ये रिटर्न रीजन जो है वो यहाँ पे आप डालते हो। नाउ मैंने क्या बोला कि जब आप रिटर्न ऑर्डर बनाते हो, तो ये रिटर्न रीजन आप जो डाल रहे हो ना, उसके बेसिस पे, ठीक है, उसके बेसिस पे बिजनेस ये समझता है कि अच्छा अच्छा, ये रिटर्न ऑर्डर को क्रेडिट करना है या ये रिटर्न ऑर्डर को क्रेडिट नहीं करना है, ठीक है। तो वो दिमाग में ये समझता है, ठीक है, दिमाग में ये समझता है, अच्छा अच्छा, ये प्रोडक्ट डैमेज है। प्रोडक्ट डैमेज जो है तो हम लोगों ने किया है, राइट? गलती से शायद रास्ते में डैमेज कर दिया, तो इसका क्रेडिट करना पड़ेगा हम लोग। वी हैव टू क्रेडिट द कस्टमर। दिमाग में समझा, लेकिन एसएपी कैसे समझेगा? हाउ एसएपी विल अंडरस्टैंड कि प्रोडक्ट डैमेज अगर है तो
क्रेडिट करना है या नहीं करना है। तो इसे भी कैसे समझेगा, अब तुम लोग बताओ कि एक ट्रांजैक्शन में सिस्टम को कैसे समझ में आता है कि उसका बिलिंग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बिलिंग कैसे होना चाहिए। ऑर्डर टाइप में बिलिंग रेलिवेंस। Order type billing relevance would be active, and for RE2 it won't be active. So आंसर के स्टेटमेंट में आधा चीज सही है और आधा चीज गलत है। कैन एनीवन रेक्टिफाई इट, कोई रेक्टिफाई कर सकता है? बेस्ड नहीं। ऑन डिलीवरी डॉक्यूमेंट। आंसर सही था, बस पार्शियल स्टेटमेंट गलत था। हाँ, रिटर्न में दूसरा बिलिंग डॉक्यूमेंट में एक ही जगह दूसरा कुछ रहेगा। हाँ, अभी अभी भी सही है, लेकिन यू आर गोइंग ऑन। बिलिंग रेलिवेंस में जो रहता है वो दूसरा कुछ हाँ, रहता है। बिलिंग रेलिवेंस भी सही है, बट वो ऑर्डर टाइप में नहीं होता है, वो आइटम कैटेगरी में होता है। क्या? तो बिलिंग रेलिवेंस जो होता है वो आइटम कैटेगरी में रहता है, नॉट ऑन द ऑर्डर टाइप। ओके, तो दैट इज व्हाट। तो अल्टीमेटली आपका बिलिंग कैसे होना चाहिए, ठीक है, ये डिसाइड होता है कहां से? आइटम कैटेगरी से। बिलिंग रेलेवेंस से, बिलिंग रेलेवेंस क्या डिसाइड करता है? बिलिंग रेलेवेंस डिसाइड करता है कि बिल करना है या नहीं करना है। बिल करना है तो कहां से करना है, डिलीवरी से करना है या ऑर्डर से करना है, राइट? तो यहां पे बिलिंग रेलेवेंस का काम नहीं है, क्योंकि इवन अगर मुझे क्रेडिट नहीं करना है या करना है, मैं कोई भी सिचुएशन पे मैं इनवॉइस करता हूं, मैं बिल करता हूं, लेकिन बिल मैं $0 का करूंगा या नॉन $0 का करूंगा। अगर मैं $0 का करूंगा तो मतलब मैं क्रेडिट नहीं कर रहा हूं, अगर जीरो का नहीं कर रहा हूं तो मतलब मैं क्रेडिट कर रहा हूं। तो बिल मुझे दोनों सिचुएशन पे भेजना पड़ेगा। इनवॉइस, चूंकि मैं रिटर्न ले रहा हूं तो रिटर्न का एक एक्नॉलेजमेंट भेजना पड़ेगा मुझे, नहीं तो दैट्स इनवॉइस ओनली। रिटर्न लिया मैंने, रिटर्न का इनवॉइस भेजा। अगर $0 का भेजा तो मतलब मैंने क्रेडिट नहीं किया, अगर मैंने $0 का नहीं भेजा तो मतलब मैंने क्रेडिट किया। तो दोनों बेस पे मैं इनवॉइस तो भेज रहा हूं। तो आइटम कैटेगरी बिलिंग रेलेवेंस कोई दिक्कत नहीं है, वो जैसे रहता है वैसे ही रहेगा हमारा। तो अब बताओ कि आइटम का वैल्यू जीरो कैसे कर सकते हैं हम लोग, कि एक सेम सेम रिटर्न ऑर्डर, एक आइटम का वैल्यू जीरो अपने आप हो जाए, दूसरे आइटम का वैल्यू जो है वो जीरो नहीं हो। in PO there is an option, line item, and कंडीशन if रिकॉर्ड प्राइसिंग। if we take that free item, so then it will be free. अच्छा, ये अभी फिर से एक आंसर है, इसे पार्शियली, पार्शियली इज द करेक्ट वर्ड्स। अब इससे रिलेट करके सही आंसर में जाओ। जो फ्री वाला वर्ड यूज किया, दिस इज करेक्ट होगी, लेकिन इसको थोड़ा सा अभी और डॉट्स कनेक्ट करना है अपने को। कौन कर सकता है? एक आइटम फ्री होगा या नहीं होगा ये कहां से डिसाइड होता है सेल्स में? तुमने तो पीओ के बारे में बोला। प्राइसिंग कंडीशन में होगा। हाँ, तो वाजिब प्राइसिंग है, कंडीशन कहां आईटीएम पे? कैटेगरी में हाँ टी ए डबल एन होगा तो, और हाँ, वो आपका रहेगा प्राइसिंग प्रोसीजर में R100 है, एनआरडीबी हम लोग जैसे मेंटेन करेंगे उस हिसाब से। अगर लाइन आइटम इंक्लूसिव रहेगा तो आपका, एक्सक्लूसिव होगा तो आपका TA आएगा। क्या? तो दैट इज हाउ फ्री आइटम डिसाइड, राइट, कि वो आइटम फ्री होता है, ठीक है। तो लेकिन अथवा सही बोला कि गलत बोला? हाँ, नहीं सही बोला तुमने। मैंने आंसर क्वेश्चन किया था ओके। फ्री आइटम का, तो दैट आंसर इज फ्री आइटम, ठीक है। और फ्री आइटम के लिए वही आंसर है कि हम लोग उसका स्टैंडर्ड में आइटम कैटेगरी TA होता है, एंड प्राइसिंग प्रोसीजर में हम लोग मेंटेन करते हैं R100 एंड ऑल, दैट इज फॉर द फ्री आइटम, ठीक है। बट यहाँ पे एक्चुअली में ये सिनेरियो क्या है, रिटर्न का सिनेरियो है। तो याद रखना, फ्री आइटम पे भी दो सिनेरियोज होता है एक्चुअली, ठीक है। एक सिनेरियो है जहां पे मैं प्राइस रख रहा हूं, ठीक है, प्रोडक्ट का प्राइस मेंटेन है, लेकिन मैं 100% डिस्काउंट दे रहा हूं, ठीक है,
तो ये इस सिनेरियो में क्या होता है ना, जब बिल बनता है तो बिल बनता है $0 का, ठीक है, बिल बन रहा है $0 का, लेकिन इस बिल का अकाउंटिंग एंट्री होता है, देयर विल बी अकाउंटिंग एंट्री फॉर दिस बिल, बिकॉज प्राइस था, प्राइस के बाद डिस्काउंट आया, डिस्काउंट के बाद टोटल वैल्यू 0 हो गया, राइट। तो जो अकाउंटिंग एंट्री होता है वो तो कंडीशन टाइप लेवल पे होता है ना, तो प्राइस का जो वैल्यू है वो प्राइस के अकाउंट में गया, डिस्काउंट का जो वैल्यू है वो डिस्काउंट के अकाउंट में गया, टोटल जो कस्टमर का वैल्यू था कस्टमर अकाउंट कुछ कुछ नहीं हुआ, कस्टमर अकाउंट 0 डेबिट या क्रेडिट हुआ, राइट, इन दिस सिनेरियो जहां पे तुमने डिस्काउंट दिया। दूसरा एक सिनेरियो होता है जहां पे प्राइस आएगा ही नहीं, वो कैसे होता है, जो इवन द फ्री ऑफ प्राइस, चार्ज मटेरियल जाता है उसके लिए। नहीं वो तो फ्री ऑफ चार्ज तो इसने बोल दिया, अर्जुन ने, एंड दैट इज बट द फ्री ऑफ चार्ज का वही सिनेरियो है, ठीक है, लेकिन देयर इज अ वन मोर फ्री ऑफ चार्ज सिनेरियो, जहां पे मैं प्रोडक्ट का प्राइस, प्रोडक्ट जो है वो फ्री प्रोडक्ट ही है वाला, ठीक है, दैट्स अ फ्री प्रोडक्ट ओनली, वी डोंट सेल दैट प्रोडक्ट, माइट बी उसका प्राइस ही सर्विस नहीं। आइटम बोल, फिर से बोलना। सर्विस आइटम जो रहता है। मतलब सर्विस आइटम तो चार्जेबल हो सकता है, याद रखना। ओके। देखो यहाँ पे जब आप जाते हो ना अपने आइटम कैटेगरी के अंदर, फ्लैश खत्म हो गया होगा मुझे लगता है ये। अगर पूरा बैकग्राउंड नहीं देंगे ना, दूंगा ना, तो फिर इंटरव्यू में जो है वो इंटरव्यू खा जाएगा। तो VOV7 ये आइटम कैटेगरी है, मैं जाता हूँ आइटम कैटेगरी में, TNN, ये बिलिंग रेलिवेंस है, इससे कोई मसला नहीं है, ये डिसाइड करता है कि बिल होना है या नहीं होना है, कहाँ से होना है, यहाँ पे है मेन मेन कहानी, प्राइसिंग, ठीक है। ये देखो इसमें क्या है, एक्स है, एक्स का क्या मतलब होता है, एक्स का मतलब होता है स्टैंडर्ड प्राइसिंग, ठीक है, तो क्या मतलब है यहाँ पे एक्स है, प्राइसिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। तो अगर तुम प्राइसिंग प्रोसीजर में जाते हो ना, यहाँ पे किसी भी प्राइसिंग प्रोसीजर में जाते हो, प्राइसिंग बैच स्टडी का नहीं हुआ है अभी, फिर भी मैं रिपीट करूंगा, बैच स्टडी देखो, देखो यहाँ पे टू रहता है हर जगह, टू का क्या मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू, Explain relevant for billing and pricing. रिलेवेंट फॉर प्राइसिंग मतलब ये कंडीशन टाइप रेलेवेंट फॉर प्राइसिंग मतलब ये दिस इज द रिक्वायरमेंट, समझ रहे हो ना, ये रिक्वायरमेंट है, मैंने क्राइटेरिया है कि रेलेवेंट फॉर प्राइसिंग, तो मतलब क्या बोलना चाह रहा है, ये क्या कॉन्सेप्ट है इसका, मैं यहाँ पे टू नहीं डालूंगा तो क्या होगा, If we don't maintain two, then system will not determine the pricing element to sales document. दैट इज नॉट द कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट नहीं है। If we are not maintaining from and to, we can select two here. Two means total cost. I can be wrong. एक बार वासी भाई राइट क्लिक करेंगे वहां पे, उसका अगर मतलब फ्रॉम टू मेंटेन। का मतलब है आइटम विद प्राइसिंग, हाँ, आइटम विथ प्राइसिंग। हाँ, तो अभी मैं अगर ये हम लोग सब में टू क्यों है, मैं हटा दूंगा टू तो क्या प्रॉब्लम होगा, तो वो प्राइसिंग प्रोसीजर में उसका वो प्राइसिंग डिटरमाइन नहीं करेगा, मतलब रहेगा भी तो वो स्किप कर देगा। हाँ, कॉन्सेप्ट डेवलप करना है हर एक कॉलम्स का अच्छे से प्राइसिंग में, ओके। इफ यू वांट यू कैन रिवाइज द प्राइसिंग क्लास, ऑल ऑफ यू, बिकॉज आई विल स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट वीक, राइट, फॉर द बैच 33। अच्छा, बट दैट्स फाइन। सो यहाँ पे टू कोई भी नहीं बोल नो वन कैन एक्सप्लेन यहाँ पे टू क्यों है, Wajib,
टू टू है, प्राइसिंग से कैलकुलेट होता है। मान मान के चलिए, अगर मैंने मटेरियल पे कोई 10% कैलकुलेट कर रहा हूँ तो वो आइटम प्राइस से कैलकुलेट होगा, तो हाँ, इसलिए यहाँ पे आइटम से कैलकुलेट होगा तो टू दिया हुआ है। नो नो, दैट इज आई नॉट अ मे बी बेस, रॉन्ग। दैट इज नॉट अ बेस। अभी हम लोग रिक्वायरमेंट कॉलम के बारे में बात कर रहे हैं। वी आर ओके नॉट टॉकिंग ओके। अबाउट दिस वन, यू आर आंसरिंग दिस वन, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वन। पहले या जहाँ गो अहेड श्रेया। हाँ, बोलूँ कि जो जो प्राइसिंग हम लोग स्टैटिस्टिकल रखना चाहते हैं, पर उसको अकाउंटिंग एंट्री अगर जरूरी है, उसके नहीं लिए नहीं हम लोग ये यूज कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, तुम यू आर टॉकिंग अबाउट दिस वन, ये वाला, यू आर टॉकिंग अबाउट दिस वन एंड आई एम आस्किंग दिस वन। तो अच्छे से रिवाइज करना, ठीक है, कि ये प्राइसिंग प्रोसीजर का 18 कॉलम जो अच्छे से रिवाइज करना। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कि सर रिक्वायरमेंट, ये यहाँ पे मैं क्राइटेरिया डालता हूँ, ठीक है। अगर मैं कुछ नहीं डाल रहा हूँ तो मतलब कोई क्राइटेरिया नहीं है। इसमें अगर कंडीशन रिकॉर्ड रहेगा तो एवरी टाइम तुम्हारे सेल्स ऑर्डर में आ जाएगा, उसको कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर तुमने कंडीशन It's a रिकॉर्ड मेंटेन किया condition. It's a condition, sir. What you said, right? है, टू इज अ कंडीशन, अगर मैं कंडीशन हटा दिया तो ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर तुमने कंडीशन रिकॉर्ड मेंटेन किया, हर समय सेल्स ऑर्डर में दिखेगा ही। अगर तुमने मेंटेन किया है कंडीशन रिकॉर्ड, एवरी टाइम वो कंडीशन रिकॉर्ड क्राइटेरिया मीट किया तो सेल्स ऑर्डर में दिखेगा तुम्हारा, क्योंकि तुमने कोई एडिशनल कंडीशंस नहीं लगाया। इवन तुम देखोगे फ्री आइटम जो है तुम्हारा, फ्री आइटम पे भी तुम्हारा इसका प्राइस आ जाएगा, फ्री आइटम में भी तुम देखोगे उसका प्राइस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने इसे कंडीशंस नहीं लगाया। अब मैं लगाता हूं टू। टू मतलब मैं बोल रहा हूं जो आइटम रेलिवेंट फॉर प्राइसिंग है, तो यहां पे जो रेलिवेंट फॉर प्राइसिंग को रेफर कर रहा है ना, वो इसको रेफर कर रहा है, ये एक्स को रेफर कर रहा है। कौन सा एक्स? ये वाला एक्स को रेफर कर रहा है, ये एक्स। मतलब ये क्या बोल रहा है? कंडीशन ये है कि यहाँ पे एक्स आइटम कैटेगरी के अंदर, यहाँ पे एक्स होना चाहिए। आइटम कैटेगरी के अंदर यहाँ पे एक्स होना चाहिए, तब जाकर के ये प्राइस आएगा। इवन कंडीशन रिकॉर्ड इज मेंटेन, कंडीशन रिकॉर्ड इसका मेंटेन है, गुड। लेकिन मैंने एडिशनल कंडीशन क्या डाला? टू। टू का मतलब क्या बोला? आइटम विथ प्राइसिंग, मतलब आइटम शुड बी रेलिवेंट फॉर प्राइसिंग। तो आइटम कब होता है रेलिवेंट फॉर प्राइसिंग? जब यहाँ पे मैं एक्स डालता हूं। सिस्टम चेक करता है कि आइटम कैटेगरी के अंदर एक्स है, अगर है तो प्राइस आएगा, अगर नहीं है तो प्राइस नहीं आएगा। सिंपल, राइट। तो दिस इज एन एडिशनल कंडीशन जहां पे सिस्टम चेक करता है कि भैया आइटम कैटेगरी के अंदर प्राइसिंग में एक्स है कि नहीं है। अगर है तो ही इसका वैल्यू आएगा, नहीं है तो नहीं आएगा। ठीक है, चलो गुड। नाउ तो दिस इज हाउ सिस्टम डिसाइड, राइट। अब देखो, अब अगर मैंने एक्स नहीं सिलेक्ट किया यहाँ पे, तो मैं क्या सिलेक्ट किया? यहाँ पे मैं सिलेक्ट किया प्राइसिंग फॉर फ्री गुड्स। नाउ जो अर्जुन ने अभी आंसर दिया था, वो पूरा सिनेरियो काम तभी करेगा अगर प्राइसिंग में यहाँ पर बी, जैसे टैन, टी ए डबल एन, टी ए डबल एन आइटम कैटेगरी के अंदर डिफरेंस क्या होता है? उसके अंदर बी होता है, यहाँ उसके अंदर यहाँ पे बी होता है। तो चूंकि यहाँ उसके बी होता है, ठीक है, अल्टीमेटली सिस्टम R100 का कंडीशन यही है कि बी होगा तो R100 आता है। ऐसे तो तुम देखते नहीं हो कि R100 आता है, नहीं आता है। उसका कंडीशन ये कि बी आता है तब आता है, बी होगा तो 100% डिस्काउंट आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ब्लैंक, अब क्या, थिंक अबाउट इट, कि तुमने सबका क्राइटेरिया में डाल के टू 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 टू, राइट, जितना भी कंडीशन टाइप है सब तो चेक कर रहा है, वहां पे एक्स होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? अगर तुमने ब्लैंक कर दिया तो ये कोई भी कंडीशन टाइप वहां तुम्हारे सेल्स ऑर्डर में अपेयर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एनीवन? Because pricing X is not maintained. करेक्ट, क्योंकि टू टू इज एडिशनल क्राइटेरिया कि तुम्हारे आइटम कैटेगरी में एक्स होना चाहिए, तुमने तो हटा दिया एक्स। अब ये कोई भी कंडीशन टाइप तुम्हारे सेल्स ऑर्डर में वैल्यू आएगा ही नहीं, ब्लैंक रहेगा बिल्कुल।
तुम्हारा कंडीशन टैब में जाओगे पूरा ब्लैंक, कोई वैल्यू नहीं रहेगा वहां। सो दैट इज द अनदर वे, दैट इज द अनदर वे ऑफ गिविंग अ फ्री गुड्स, राइट? क्योंकि मैं चार्ज नहीं कर रहा हूं। एक एक क्या वे था, एक तुम्हारा जो अर्जुन ने बोला फ्री आइटम आएगा वहां पे, प्राइस भी आएगा, डिस्काउंट भी आएगा, सब कुछ आ रहा है, अकाउंटिंग एंट्री भी हो रहा है, लेकिन कस्टमर का वैल्यू जीरो हो रहा है। दैट इज द वन वे। चूंकि वो मेरा माल है, दैट इज माय प्रोडक्ट, तो मैं उसको सेल कर रहा हूं, तो मेरा अकाउंटिंग एंट्री होना चाहिए, राइट? लेकिन दिस इज अनदर सिनेरियो जहां पे मैं ब्लैंक कर दिया। ब्लैंक कर दिया तो मतलब क्या हुआ कि मैं बिलिंग के टाइम में कोई अकाउंटिंग एंट्री ही नहीं कर रहा हूं। तो अब मामला है कि हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ले लिया, राइट? अब हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ले लिया ये वाला कि किस तरह से ये होता है कि मुझे बिलिंग करना है, लेकिन वैल्यू जीरो होना चाहिए, कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं होना चाहिए। फ्री फ्री गुड्स का अकाउंटिंग एंट्री क्यों करते हैं हम लोग? एनीवन? वो तो फ्री आइटम है, तो उसका अकाउंटिंग एंट्री to, करके क्या main, फायदा मुझे? to maintain the stock in the journal ledger. व्हेन इट कम्स टू जनरल लीजर, राइट, तो वो तो पीजीआई के टाइम पे होता है ना उसका अकाउंटिंग एंट्री। तो जब पीजीआई करते हो हाँ तो उस टाइम में उसका अकाउंटिंग एंट्री होता है, तो वो तो हाँ पीजीआई में बिल्कुल। निपट जाएगा। बिलिंग क्यों करते हैं? बिलिंग में अकाउंटिंग एंट्री क्यों करवाते हैं? तो आंसर इज कि भाई future वो, calculation and reporting purpose. करेक्ट, सिंपल सा बात है। तो वो मेरा प्रोडक्ट, दैट इज एक्चुअली नॉट फ्री प्रोडक्ट, राइट? वो तो कोई फ्री प्रोडक्ट नहीं है। ड्यू टू सम रीजन आई एम सेलिंग दैट एज ए फ्री ऑफ चार्ज। तो उसका अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए ना कि भैया वो वो मेरा रेवेन्यू से मैं पैसा उठा के, मतलब मेरा ही रेवेन्यू माइनस हो रहा है ना वाला, अल्टीमेटली दैट इज सब्सट्रैक्टिंग फ्रॉम माय रेवेन्यू ओनली, राइट? तो मैं क्या करता हूँ, रेवेन्यू में उसको लेके जाता हूँ, फिर डिस्काउंट के अमाउंट से उसको डेबिट कर देता हूँ, राइट? इसलिए अकाउंटिंग एंट्री में करता हूँ फॉर रिपोर्टिंग पर्पस कि इतना सारा मैंने फ्री ऑफ चार्ज दिया, तो वो अकाउंट्स में रहेगा मेरा, ठीक है? लेकिन यहां पे सोचो, यहां पे मैं रिटर्न ले रहा हूं। अब रिटर्न के टाइम पे मुझे क्या करना है, मुझे कस्टमर को क्रेडिट नहीं करना है, बट एक एक $0 का बिल भेजना है मुझे, ठीक है? तो इस केस में मैं क्या करूंगा, मेरा पूरा प्राइसिंग ही ब्लैंक, क्योंकि अकाउंटिंग एंट्री मुझे करवाना ही नहीं है। यहाँ पे अकाउंटिंग एंट्री क्या करना करना है मुझे? व्हाट अकाउंटिंग एंट्री आई शुड नॉट डू एनी अकाउंटिंग एंट्री हियर, राइट? तो इस केस में मेरा जो आइटम कैटेगरी होगा उसमें प्राइसिंग में क्या रहेगा? एक्स रहेगा, बी रहेगा, या ब्लैंक रहेगा? बताओ। क्वेश्चन और एक बार बोलिए। मैं रिटर्न ऑर्डर बना रहा हूं, रिटर्न ऑर्डर बनाने के बाद जब मैं इसका बिलिंग बनाऊंगा, उसका वैल्यू जीरो होना चाहिए, नो अकाउंटिंग एंट्री, कोई भी वैल्यू नहीं होना Blank. चाहिए। प्राइसिंग में क्या होगा अभी यहाँ पे? एक्स होगा, बी होगा, Blank होगा. ब्लैंक। नो प्राइसिंग। या यहाँ पे क्या होगा? स्क्रीन नो स्क्रीन दिख रहा है, प्राइसिंग। नो प्राइसिंग। इसका मतलब ये है कि ये अगर मैं डालूंगा तो प्राइसिंग प्रोसीजर का कोई भी क्राइटेरिया मीट नहीं होगा, तो कोई भी कंडीशन टाइप मेरा रिटर्न ऑर्डर में नहीं आएगा, तो अल्टीमेटली इट विल बी अ आइटम का वैल्यू जीरो हो जाएगा। बट बिलिंग रेलिवेंस इज ए, तो बिल बनेगा लेकिन उसका वैल्यू जीरो रहेगा, राइट? तो इस तरह से हम लोग रिटर्न ऑर्डर बनाते हैं कि रिटर्न ऑर्डर में हम लोगों ने जो आइटम कैटेगरी यूज किया, ठीक है, उसको उसके अंदर हम लोगों ने प्राइसिंग में ब्लैंक सिलेक्ट कर लिया। जब भी मेरा रिटर्न ऑर्डर में बनाऊंगा विच आई डोंट वांट टू क्रेडिट, तो आई विल सिलेक्ट दैट आइटम कैटेगरी मैन्युअली। मैं उस आइटम कैटेगरी को मैन्युअली सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि अब आइटम तो कैटेगरी, इसके लिए मुझे दूसरा आइटम कैटेगरी भी क्रिएट करना पड़ेगा ना? एग्जैक्टली हाँ। एग्जैक्टली इसका मतलब ये हुआ कि आई शुड हैव मल्टीपल आइटम कैटेगरी, राइट? मल्टीपल आइटम कैटेगरी मेरा रिटर्न के लिए होना चाहिए। अच्छा, ये आइटम कैटेगरी मैं यूज करूंगा जब मुझे क्रेडिट करना है, ये आइटम कैटेगरी मैं यूज करूंगा जब मैं क्रेडिट नहीं करना है, राइट? अब मैं जब रिटर्न ऑर्डर बनाऊंगा तो मैं अच्छा ये रिटर्न रीजन है क्या? ये रिटर्न रीजन है, तो मतलब आइटम कैटेगरी को मुझे ये सिलेक्ट करना चाहिए। ये रिटर्न रीजन, उसको पता है कि ये रिटर्न रीजन है तो क्रेडिट नहीं करना है, तो उसको जाकर आइटम कैटेगरी को सिलेक्ट किया, नो क्रेडिट।
जो भी आइटम कैटेगरी है नो क्रेडिट के लिए, तब उस आइटम का वैल्यू 0 आएगा, कोई प्राइस तो आएगा ही नहीं उसमें। दूसरा आइटम जब वो एंटर कर, अच्छा नहीं ये आइटम तो जेन्युइन आइटम है, इसका क्रेडिट करना चाहिए, उसका आइटम कैटेगरी उसने सिलेक्ट किया क्रेडिट, तो उसमें प्राइस आ रहा है, राइट। So now this is how business is doing. तो वाजी वन क्वेश्चन, Go ahead. तो एक ही प्रोडक्ट का मल्टीपल आइटम कैटेगरी मेंटेन करना पड़ेगा मेरे को? नहीं, एक प्रोडक्ट का नहीं हो करना पड़ेगा। मीन्स एक क्वेश्चन हो, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि सपोज रेंटेक का मेरा रिटर्न ऑर्डर हो रहा है, तो हाँ ऑलरेडी आई एम मेंटेनिंग ऑन आइटम कैटेगरी फॉर रेंटेक, so for that item I am returning the product to the company, तो उसमें तो सेम ही कैटेगरी आएगा। देखो एक चीज, उसमें अगर प्राइसिंग अगर बैंक कर दूंगा, नेक्स्ट टाइम व्हेन एवर आई ट्राई टू परचेज दैट प्रोडक्ट अगेन, तो वो तो प्राइसिंग में रेलिवेंट ही नहीं रहेगा। ये देखो एक चीज ध्यान में रखना, ठीक है, KRENOR है, सॉरी कहीं TM कर दिया मैंने। दिस इज हाउ सिस्टम डिटरमाइन द आइटम कैटेगरी, राइट। इस तरह से सिस्टम डिटरमाइन करता है आइटम कैटेगरी, ओके। हाँ, तो REN नॉर्म के साथ वो भी आइटम कैटेगरी का मुझे असाइन करना पड़ेगा फिर, एग्जैक्टली जो कहाँ नया पे करना, क्योंकि देखो ये तो एक यूनिक कॉम्बिनेशन है, राइट। ऐसे करके आप फिर से हाँ, आप नॉर्म के साथ आप ये नहीं कर सकते, दूसरा आइटम कैटेगरी नहीं कर सकते, ये हाँ वो यूनिक होगा। हाँ एक ही बार कर सकते हैं। अब आर्यन सपोज मेरा क्रेडिटेबल है, आर्यन मतलब क्रेडिट करना है, अब अगर मुझे हाँ, दूसरा अगर ऐड करना है REN2 करके, तो वो यहाँ पे नहीं कर सकते, तो क्या करते तो हैं हम उसका लोग, यूसेज और हायर लेवल आइटम कैटेगरी डिफरेंट होगा क्या उसमें? ना 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 ना, हम लोग क्या करते हैं, ये व्हाट इज द ऑप्शन मीनिंग ऑफ दीज आइटम, सी मैनुअल आइटम कैटेगरी, मैनुअल आइटम, सी लॉट ऑफ ऑप्शन इज देयर फॉर मैनुअल आइटम कैटेगरी, सी बहुत सारा मेरे पास 4 या 5 ऑप्शन है मैनुअल आइटम कैटेगरी का। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे डाल देता हूं उसको, मतलब मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि एज ए डिफॉल्ट क्या आना चाहिए, क्रेडिट आना चाहिए या नॉन क्रेडिट आना चाहिए। मतलब वहां पे आइटम कैटेगरी के वहां पे मेरे को सर्च का ऑप्शन दे देगा कि कौन सा आइटम कैटेगरी में सिलेक्ट करूँ? एग्जैक्टली तो यहाँ पे जो आप डालते हो ना, वही आपके सर्च ऑप्शन में आता है जब मैनुअली आप सिलेक्ट करते हो। ऐसा नहीं है कि आप वहां पे जाओगे तो सारा आइटम कैटेगरी लिस्ट आ जाएगा, नहीं। आप जो आइटम कैटेगरी मैनुअली यहाँ पे डालोगे, आप सिर्फ वही आइटम कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हो अपने रिटर्न ऑर्डर, राइट। तो आपने क्या किया, आपने एक आइटम कैटेगरी को डिफॉल्ट कर दिया, सपोज वो क्रेडिट वाला, क्योंकि वो ज्यादा उसका परसेंटेज होता है। दूसरा आपने यहाँ पे ऐड कर दिया नॉन क्रेडिट वाला मैनुअल पे, ठीक है। आप जब भी रिटर्न ऑर्डर बनाते हो ये डिफॉल्ट हो जाता है, लेकिन आपको मैनुअली डिसाइड करके चेंज करना पड़ता है ये वाला माइट भी। मतलब वो इसका सेम मतलब है लाइन में ही डाल सकते करेक्ट, करेक्ट, सिर्फ लाइन में आप यहाँ पे डाल दोगे, और भी आइटम का आप यहाँ भी डाल सकते हो, यहाँ भी डाल सकते हो, ये सब ऑप्शन आ जाएगा मैनुअल, राइट। तो अब आप जब रिटर्न ऑर्डर बना रहे हो, आपने देखा अच्छा रिटर्न रीजन ये है क्या, आइटम कैटेगरी चेंज, उनको पता है कि रिटर्न रीजन ये है, तो आइटम कैटेगरी को चेंज करना है, वो उनको ट्रेनिंग दे दिया गया है, वो आइटम कैटेगरी को चेंज कर देता है, ठीक है, आइटम कैटेगरी को चेंज कर देता है। दूसरा वाला आइटम जब वो ऐड करेगा, अच्छा नहीं ये तो ठीक है, इसको क्रेडिट करना है, राइट। तो यहाँ पे मैं आइटम का वैल्यू 0 कर दिया। अब चूंकि मेरा यहाँ पे एक आइटम $0 है, दूसरा आइटम के अंदर वैल्यू है, तो बिलिंग तो एक ही बनेगा दोनों का ना। तो बिल में भी दिखाएगा ये आइटम का वैल्यू 0, ये आइटम का वैल्यू कुछ दिखाएगा, तो टोटल बिल अमाउंट 0 नहीं हो रहा है यहाँ पे, टोटल बिल अमाउंट में कुछ है, लेकिन एक आइटम का वैल्यू यहाँ पे 0 हो गया मेरा, ठीक है। तो दिस इज द करंट प्रोसेस। अभी अगर तुम्हें एक मैनुअल रिटर्न्स बनाना है, इफ यू वांट टू क्रिएट अ मैनुअल रिटर्न्स, तो रिटर्न रीजन के बेस पे आपके पास एक एसओपी होता है, बिजनेस के पास एक एसओपी होता है, राइट। वो लोग एक एसओपी फॉलो करता है, ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट फॉलो करता है, उसमें लिखा हुआ है कि भैया ये रिटर्न रीजन है, तो ये वाला आइटम कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि क्रेडिट करना है हम लोगों को, कस्टमर को। तो ये मैंने तुम लोगों को एनहांसमेंट के पहले का प्रोसेस बताया। अब यहाँ पे पेन पॉइंट क्या है, व्हाट इज द पेन पॉइंट है, कैन एनीवन एक्सप्लेन द पेन पॉइंट। तुम लोगों को सुन के क्या लगा, क्या पेन पॉइंट हो सकता है बिजनेस का यहाँ पे। रिटर्न रीजन क्रिएट करना एक अलग से।
ना ना, रिटर्न रीजन तो मुझे तो लग रहा है वो आइटम कैटेगरी सिलेक्ट करने में उसको कुछ दिक्कत होगा। एग्जैक्टली, सिंपल सा बात है। रिटर्न रीजन तो ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है ना सारा कुछ। जब यहाँ पे जाओगे तो यू विल सी ऑल द रिटर्न रीजन है, तो क्रिएट क्यों करना है? तो इम्प्लीमेंटेशन के टाइम में सारा क्रिएट किया होगा, जस्ट सिलेक्ट करना है उसको। यहाँ सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके हिसाब से फिर आइटम कैटेगरी सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो शी इज करेक्ट। पेन पॉइंट ये है कि उन लोगों को ये वैलिडेट करके कि ये रिटर्न रीजन है तो ये आइटम कैटेगरी मुझे डालना पड़ेगा। और ये चूंकि एक मैनुअल एक्टिविटी है तो इसमें और ये बहुत क्रिटिकल चीज भी है यहाँ पे, राइट? अगर उसने गलत आइटम कैटेगरी सिलेक्ट कर लिया तो कस्टमर को पैसा चले जाएगा, और हो सकता है कि कोई ट्रैक भी नहीं करे, तो अल्टीमेटली वी विल बी द लूजर। क्योंकि अगर मैंने पैसा देना चाहिए था, नहीं दिया, तो कस्टमर गेट बैक करेगा हम लोगों से, राइट? कि तुमने नहीं दिया, क्यों नहीं दिया। लेकिन अगर नहीं देना चाहिए था और दे दिया तो कस्टमर तो गेट बैक नहीं करेगा, ही विल सिट साइलेंटली, राइट? तो दैट इज अ क्रिटिकल एक्टिविटी। तो अब दैट इज अ पेन पॉइंट। बहुत समय बिजनेस लोग भूल जाते हैं, गलती से गलत आइटम कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं, एंड दैट इज व्हाई द प्रॉब्लम हैपेंस। So that is the main pain point, right? कि why I need to select the item category manually. ठीक है, ठीक है। तो अब ये हमारा समझ में आ गया, हमारा पेन पॉइंट क्या है। बिजनेस का पूरा प्रोसेस मैंने तुम लोगों को बताया, राइट? ठीक है। अब आते हैं एनहांसमेंट के अंदर। अब तुम लोग मुझे खुद आइडिया दो कि यहाँ पे हम लोग क्या एनहांसमेंट कर सकते हैं। यू गिव मी आइडिया। वो जी हम लोग तो लॉजिक लिखवा सकते हैं ना ये बेसिस टीम से, कि अगर बाई एनी चांस रिटर्न एक रीजन मिनट, अगर ये होगा तो ऑटोमेटिकली। एक मिनट, बेसिस टीम क्यों बोला तुमने? एबॉप टीम होगा तो बेसिस टीम तो एबव टीम, सॉरी, लॉजिक लिखना है ना इसलिए। हाँ, गुड। नहीं, लॉजिक वो नहीं तो है, है तो बेसिक पे काम नहीं है। अच्छा, गो अहेड, पहले सुमित कंप्लीट करो अपना। वो क्या लॉजिक बोल लिखा रहे सकते? कि अगर ऐसा ऐसा लॉजिक लिखाएंगे कि अगर सिस्टम ये रिटर्न रीजन देगा तो सिस्टम विल ऑटोमेटिकली डिटरमाइन द आइटम कैटेगरी। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, दैट इज हाउ बिजनेस टॉक्स। ठीक है ना? दिस इज हाउ बिजनेस विल टॉक। अगर बिजनेस को थोड़ा भी आइडिया है टेक्निकली, वो लोग वैसे ही बोलेगा, व्हाई कांट वी डू लाइक दिस। So, and that is what the enhancement they will create. कि no, I want to automate this item category based on the return reason. जो मैं रिटर्न रीजन लूंगा, उस रिटर्न रीजन के बेस पे सिस्टम शुड ऑटोमेटिकली डिसाइड व्हाट आइटम कैटेगरी टू बी सिलेक्टेड। Why I should do it manually. This is how business will create an enhancement request. Business will give a requirement, not an enhancement request. Business requirement देगा आपको। तो अल्टीमेटली दिस इज व्हाट द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एनहांसमेंट, कि ये मैनुअल प्रोसेस था, आई वांट टू ऑटोमेट दिस, कि रिटर्न रीजन के बेस पे ही सिस्टम डिसाइड कर लेगा कि क्या आइटम कैटेगरी होना चाहिए। क्योंकि वो लोग भी तो वही कर रहा है ना, ये रिटर्न रीजन होगा तो ये आइटम कैटेगरी होना चाहिए। अब उनके एसओपी में वो लिखा हुआ है, दैट इज रिटन इन देयर एसओपी। वो देखता है, अच्छा ये, हाँ ये आइटम कर रहा है वो, अब उसको मैं ऑटोमेट करना है। अब क्या करना पड़ेगा ये ऑटोमेट करने के लिए? एनहांसमेंट करना पड़ेगा। कहां पे एनहांसमेंट करना पड़ेगा? इधर यूजर एग्जिट में करना पड़ेगा या बॉडी में करना पड़ेगा। तुम बोलना कि तुम यूजर एग्जिट में किए थे, क्योंकि इस कॉमन यूजर एग्जिट हमारा सेल्स ऑर्डर का, ठीक है, तुमने यूजर एग्जिट में किया था, तुमने करवाया था। तो अब क्या होगा, किस तरह से ये एनहांसमेंट होगा? अब देखो, अब अर्जुन वाला जो क्वेश्चन था, वो स्विच ऑन स्विच ऑफ वाला, उसमें हम लोग आएंगे। तो अब ये एनहांसमेंट में तुम क्या लिखोगे? तुम एफडीएस लिखोगे अपना, कि भैया अब तुमको पेन पॉइंट भी पता है, एज इज प्रोसेस पता है, एज इज करंट कैसे होता है, एनहांसमेंट के बाद कैसे होगा टू बी, वो तुमको पता है। क्या प्रॉफिट मिलेगा बिजनेस को, कि भैया जो गलती होता था, ह्यूमन एरर, वो नहीं होगा, राइट? और फ्रॉम फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव वी आर मोर सिक्योर, बिकॉज थोड़ा सा भी गलती होने से वी विल बी क्रिएटिंग मोर टू द कस्टमर्स। तो जो भी आपका पेन पॉइंट था, क्या क्या बिजनेस बेनिफिट आप लिख रहे हो एफडीएस में। अब आते हो आप फाइनल डिजाइन डॉक्यूमेंट में, मतलब एफडीएस के अंदर जो फाइनल आप लॉजिक लिखते हो, आप उसमें आते हो। तो अब आप लिखते हो वहां पे लॉजिक। क्या लॉजिक लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? व्हाट लॉजिक वी विल बी राइटिंग हियर? क्या लॉजिक लिखेंगे?
चैट जीपीटी में अगर लिखेंगे तो वो नहीं देगा बुआ जी कि आई वांट दिस? अच्छा, इंटरेस्टिंग, चलो, वेरी गुड। तो अभी देखो, तो मैं रिक्वायरमेंट देता हूँ, ये रियल टाइम में तुम्हारा ऐसे ही होगा। अब कहानी बदल गया है, ठीक है ना? लेट मी गिव दिस रिक्वायरमेंट टू द को पायलट। सेटअप स्टार्ट को लॉगिन नॉट नाउ। वाजी, ये वाला एनहांसमेंट हम लोग क्या प्रोएक्टिवली बोलेंगे या बोलेंगे कि बिजनेस से ये रिक्वायरमेंट था उसके बाद ये एनहांस हुआ था? नहीं, बिजनेस ने बोला था करने के लिए, हम्म, दिस वाज बिजनेस रिक्वायरमेंट। ये हम लोगों ने नहीं करवाया, बिजनेस ने हम्म। कराया। सो क्या हो गया, बात क्यों जा रहा है बार बार? बुआ जी वी फिर यहाँ पे हैव, वो फंक्शन F1 डाल के फिर प्रोग्राम नाम भी डालना पड़ेगा ना हम लोग को, फील्ड नेम एंड प्रोग्राम नेम, क्या ऐसे ही दे देगा? हाँ, पूरी लेगा। वी हैव अ बिजनेस रिक्वायरमेंट वेयर सिस्टम should determine item category in sales order automatically based on return reason and return order. Return order. Currently, businesses maintaining collecting it manually, and it creates a human error anytime. We want, अच्छा इतना ही बोलो। Can you write me a FDS along with technical logic for this requirement? पूरा गेम ही चेंज हो गया भाई साहब। टेंडर, होल गेम गॉट चेंज्ड। जो हम लोग को लगता था 1 हफ्ता 3 दिन करने में, ये आ गया यहाँ पे अभी ये। बट ये है कि इसको छाप नहीं सकते, इसको रिव्यू करके थोड़ा चेंज वेंज करना पड़ेगा एंड देन कर सकते हैं। ये देखो, एफडीएस पूरा लिख दिया है। ये देखो, फंक्शनल डिजाइन स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट बिजनेस रिक्वायरमेंट समरी। इतना चीजें हम लोग खुद नहीं लिख पाते हैं। फ्रीक्वेंट ह्यूमन एरर्स, बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या है, करंट सिस्टम बिहेवियर, सी सब दिखा। आइटम कैटेगरी डिटरमाइन यूजिंग स्टैंडर्ड एसएपी लॉजिक्स, ये वाला। रिटर्न रीजन इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ स्टैंडर्ड, यूजुअली यूजर मैनुअली ओवरराइट आइटम कैटेगरी लीड्स टू एरर। प्रपोज सॉल्यूशन, enhance item category determination so that when users select a return reason, and system automatically assign the correct item category based on the configurable mapping. फंक्शनल रिक्वायरमेंट न्यू कस्टम मैपिंग डाल दिया यहाँ पे। आइटम देखो, लॉजिक आ गया यहाँ पे। ये देखो क्या बोल रहा है, व्हेन क्रिएटिंग और चेंजिंग द रिटर्न ऑर्डर, यूजर एंटर्स रिटर्न रीजन एट आइटम लेवल, system checks z table, see z table for matching entry, if found override the item category, ठीक है? If not found, use standard SAP determination. If multiple entries found, raise error. If return reason is blank, स्टैंडर्ड एसएपी लॉजिक अप्लाइज। एग्जैक्टली यही एफडीएस मैंने लिखा था। मैं बोल रहा हूँ एग्जैक्टली यही एफडीएस मैंने लिखा था इन माय केस। सी गेम इज चेंजिंग नाउ। तो अभी अभी तो तुम लोगों को तुम लोग से एक्सपेक्टेशन भी यही होगा कि तुम को पायलट से ही करो। एक्सपेक्टेशन भी ये नहीं है कि तुम मैनुअली बैठ के एफएस बनाओ पूरा। हाँ, इसको रिव्यू करके थोड़ा सा इसको अच्छे से और चेक करना पड़ता है? तो दिस इज व्हाट द लॉजिक। अब यहाँ पे जो आप लॉजिक लिख रहे हो, जेड टेबल, इसका क्या मतलब है ये समझना पड़ेगा तुम लोगों को। व्हाट इज द जेड टेबल? बताओ, कैन एनीवन एक्सप्लेन व्हाट इज जेड टेबल? क्यों चाहिए जेड टेबल हम लोगों को यहाँ? सेल्स रिपोर्ट के लिए होता है क्या? हाँ, हाँ।
जेड टेबल यहाँ पे क्यों चाहिए? अगर नहीं रहेगा तो क्या प्रॉब्लम है? वैसे भाई वो जो लास्ट दिन जो आपने बकेट बनाया था वो क्या जेड टेबल है कि वो जेड टेबल के अंदर के हम लोग रिटर्न रीजंस वहां पे असाइन कर देंगे? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो जेड टेबल क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ जेड टेबल, राइट? जेड टेबल होता है, इट इज लाइक के जैसे तुम लोग टेबल देखते हो, राइट? अपना VBA के, तो उसमें डेटा सेव होता है, राइट? तो उसमें डेटा ऑटोमेटिकली सेव होता है क्योंकि एसएपी ने टेबल बना के रखा है। अब जेड टेबल मतलब हम लोग खुद से कुछ टेबल बना सकते हैं। जैसे सपोज मैं अभी टेक टेबल बनाता हूँ, सपोज तो मैं इसमें ही बनाता हूँ। सपोज मैं एक टेबल बनाता हूँ, इंसर्ट किया मैंने, ठीक है, एक टेबल बना दिया मैंने, ठीक है। या मैं बोलता हूँ ऑर्डर टाइप, ठीक है, पीओ टाइप, ठीक है, रिटर्न नहीं, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, ये पहले होना चाहिए था एक्चुअली में, रिटर्न रीजन, आइटम कैटेगरी, आइटम कैटेगरी। मैं क्या बोलता हूँ यहाँ पे, ये काम किसके लिए करना चाहिए? ZRE2 के लिए करना चाहिए। पीओ टाइप क्या होता है ना, पीओ टाइप सेल्स ऑर्डर के अंदर हेडर में एक पीओ टाइप रहता है जो हम लोग आइडेंटिफाई करने के लिए उसको यूज करते हैं कि ये मैनुअल ऑर्डर है या फिर ये ईडीआई ऑर्डर है, ठीक है ना? तो उसमें हम लोग ये डालते हैं कि ये मैनुअल ऑर्डर है या फिर ये ईडीआई ऑर्डर है। तो MAN मतलब मैनुअल हो गया। यहाँ मैं बोलता हूँ मेरा सेल्स ऑर्गेनाइजेशन 1000 है, मेरा जो रिटर्न रीजन कोड है, जैसे यहाँ पे तुमने देखा था रिटर्न रीजन का डिस्क्रिप्शन मैंने दिखाया था, ये वाला, इसका कोड क्या है? 002 है, 001 डबल है ना, तो मैं कोड यूज करता हूँ यहाँ पे, 001 है। मेरा क्या आना चाहिए? ZRE1 आना चाहिए, ZRE1 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ZRE2 ही रहे, यहाँ पे सब कुछ सेम ही रहे। सॉरी, MAN 1000 002 होगा तो ZRE2 आना चाहिए। तो ये जो टेबल है, दिस इज, ये तो एसएपी का अपना टेबल नहीं है, राइट? इसको हम लोगों को एसएपी में बिल्ड करवाना पड़ेगा टेक्निकल टीम से, और फिर उसके अंदर वैल्यू डालना पड़ेगा, राइट? वी विल पुट द वैल्यू, इसको बोलते हैं जेड टेबल, कस्टम टेबल। इस तरह का टेबल, तो एनहांसमेंट पर्पस के लिए हम लोग इस तरह का टेबल बनाते हैं ताकि हम लोग डेटा मेंटेन कर पाए कि भैया रिटर्न रीजन ये होगा तो ये आइटम कैटेगरी आना चाहिए, राइट? रिटर्न रीजन ये होगा तो ये आइटम कैटेगरी आना चाहिए, राइट? तो ऑल दिस थिंग्स वी आर पुटिंग इन द कस्टम टेबल, ठीक है? तो कस्टम टेबल भी ट्रांसपोर्टेबल होता है। आपको डेवलपमेंट में आपको डेटा डालना पड़ेगा। एक तो टेक्निकल बंदा टेबल बनाएगा, टेबल बिल्ड करेगा, उसके बाद आपको डेटा डालोगे उसमें, तो वो भी ट्रांसपोर्टेबल होता है। तो ये सब आप डिसाइड करो, एक्सेल में आप डेटा अच्छे से बना के कॉपी पेस्ट कर दोगे वहां पे आप टेबल के अंदर, ठीक है? तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये तो दो क्या लिख रहा है यहाँ पे, में क्या लिखा? सी यूजर एंटर्स रिटर्न रीजन एट आइटम लेवल, डाला रिटर्न रीजन, सिस्टम क्या करेगा? वो रिटर्न रीजन को लेके जाएगा, जेड टेबल में चेक करेगा। मतलब यहाँ पे क्या था, तुम्हारा रिटर्न रीजन 001 था, राइट? हम लोग का टेबल में क्या है? 001। तो अगर तुम्हारा 001 है तो टेबल में मिल जाएगा उसे। अगर टेबल में मिला तो जो भी आइटम इफ फाउंड ओवरराइट द आइटम कैटेगरी, मतलब तुम्हारा जो एक आइटम कैटेगरी ऑलरेडी आता है ना स्टैंडर्ड से, ठीक है? तो ये बोल रहे हैं कि जो आइटम कैटेगरी टेबल में मिला उसको ओवरराइड कर दो जाकर, जो टेबल में मिला वो आइटम कैटेगरी बैठ जाएगा तुम्हारे सेल्स ऑर्डर में। इफ नॉट फाउंड, फाइन, कुछ नहीं होगा, जो स्टैंडर्ड का आइटम कैटेगरी आया था वही रहेगा, राइट? अगर मल्टीपल वैल्यूज मिलता है उस टेबल पे, तो ये तो मतलब यूजर हैंडलिंग वाला है कि अगर सपोज इस टेबल के अंदर मैंने सेम कॉम्बिनेशन पे मल्टीपल आइटम कैटेगरी डाल दिया तो सिस्टम वो एरर, ऐसा जनरली हम लोग करते नहीं है, हमारा एरर हो जाएगा अगर करेंगे तो, ठीक है? और अगर तुम्हारा रिटर्न रीजन अगर ब्लैंक छोड़ दिया किसी ने, मतलब यूजर ने रिटर्न रीजन डाला ही नहीं, भी क्या होगा? एसएपी जो अपना स्टैंडर्ड आइटम कैटेगरी है जो है वो आएगा, जैसे आता है वैसे ही आएगा, ये एनहांसमेंट काम ही नहीं करेगा आइटम,
यही लॉजिक डालना पड़ेगा तुमको। दिस इज व्हाट द लॉजिक इज। अभी अभी इसके ऊपर हम लोग एक और लॉजिक डालते हैं, जो मैं स्विच ऑन का स्विच यहाँ पे वो बोला नहीं है, कि खुद को सेफ रख सके। ठीक है, क्या 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 लॉजिक डालते हैं? टीवी एआरवीसी वाला। टीवी एआरवीसी ऐसा टेबल है ना जिसको आप प्रोडक्शन में डायरेक्ट मेंटेन कर सकते हो, समझना। टीवी एआरवीसी के लिए ट्रांसपोर्ट का जरूरत नहीं पड़ता है, आप टीवी एआरवीसी जाकर के फायर फाइटर आईडी से डायरेक्ट यूज कर सकते हो। ओके, तो नाउ आप क्या डालते हो? एक और लॉजिक, मैं इसी को बोलता हूं, कैन यू ऐड वन मोर कंडीशन दैट दिस enhancement will only work if the RVC entry found with key ZOTC underscore 010 equal to X। देखो, डाल दिया यहाँ पे। This enhancement should only trigger if the TV RVC entry with name इतना has value X। ये एक स्विच ऑन वाला कंडीशन, इसका क्या मीनिंग होगा? क्यों मैं डाल रहा हूँ ये वाला? Why are we putting this one? ये ZOTC 1010 ये समझ में नहीं आया। Can anyone explain क्यों डाला मैंने ZOTC 1010? क्या है ये अगर प्रोडक्शन में लाइव होने के बाद अगर कुछ इशू करता है तो फिर से वो चेंज ना करके हम लोग इसका इम्पैक्ट को स्टॉप यहाँ से कर सकते हैं, फिर हम लोग बैकएंड में चेक कर सकते हैं क्या कोडिंग में गलत है। एग्जैक्टली, सिंपल बात है। ये हम लोगों ने ये नेम क्यों यूज किया? या कुछ भी एक नाम हम लोग को यूज करना था आइडेंटिफिकेशन के लिए, दैट इज व्हाई। मतलब मैं सिस्टम को क्या बोल रहा हूँ कि भैया ये कोड जब लिखोगे आप एनाउंसमेंट में, तो आप ये वाला कंडीशन डालो कि भैया ये एनाउंसमेंट शुड ओनली ट्रिगर, ये एनाउंसमेंट को सिस्टम तभी रीड करेगा अगर इस टेबल में, टीवी आरबीसी टेबल में इस नाम का, अभी इस नाम आप कोई भी नाम डाल सकते थे यहाँ पे, क्योंकि हमारा टीम O2C है, और एक कोई भी डाल दो यहाँ पे कुछ नंबर। अब जैसे मैं डाल सकता हूँ ZOTC अंडरस्कोर आइटम अंडरस्कोर कैट, नेम से समझ में आ रहा है, डाल दो। उसका वैल्यू अगर X है तो ठीक, तो इससे मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं टीवी आरबीसी में वो मेंटेन किया, ठीक है। तो इससे मैं सेफ गेम खेल रहा हूँ कि अगर प्रोडक्शन में जाने के बाद कोई हंगामा होता है, कुछ प्रॉब्लम होता है, तो मैं फट से FFID लूंगा और उसको बंद कर दूंगा। और अगर मैं ये नहीं करूं तो क्या होगा? तो उसके वजह से क्या करना पड़ेगा मुझे? फिर पूरा ट्रांसपोर्ट को चेंज करना पड़ेगा डेवलपमेंट में, फिर क्वालिटी में, तो पूरा प्रोसेस टेक्स टाइम, राइट। बट फायर फाइटर में फट से मैं लूंगा, फट से स्विच ऑफ कर दूंगा, तो जो हंगामा होगा वो हंगामा रुक जाएगा, अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ तो। दैट इज वेयर आई विल ऐड दिस कंडीशन। तो तुमने ये कंडीशन डाला, उसके बाद वो कंडीशन भी डाला। बोलो एक्स क्यों? वही मेरा क्वेश्चन है कि मतलब एक्स, am I audible? हाँ, यू आर ऑडिबल। अब एक्स मतलब अब तुम यहाँ पे ए डाल दो, क्या ही फर्क पड़ता है, बी डाल दो। जनरली हम लोग वो जो होता है ना टिक, एक्स को एज ए इंडिकेटर यूज करते हैं किसी भी कोड वर्ड में। एक्स को अब तुम ए भी डाल दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इवन यू पुट ए हियर, राइट। नहीं होती भाई, हम लोग TVRVC टेबल में एक तो टेबल मेंटेन करेंगे जहाँ पे हम लोग का सब ऑर्डर रीजन रहेगा और उसके साथ कोरस्पॉन्डिंग आइटम कैटेगरी रहेगा। ना वो उससे तो TVRVC सिस्टम टेबल, नो अंडरस्टैंड, वो TVRVC वो Z टेबल है, ओके, ठीक है। वो टेबल ट्रांसपोर्टेबल होता है, वो Z टेबल है, वो ट्रांसपोर्टेबल होता है। वो डेवलपमेंट में आप डेटा मेंटेन करोगे, क्वालिटी, प्रोटेक्शन एंड ऑल। यहाँ पे आप सिर्फ ये डाल रहे हो, इसका वैल्यू X है कि नहीं है, काइंड ऑफ स्विच ऑफ। X का मतलब तो ये वैल्यू क्या किसी चीज के ऊपर डिपेंड करता है क्या? ये जो 1010 आपने डाला इधर की कुछ डिपेंड करता है क्या? नहीं, मैं क्या बोलूं, यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो आप। ये मैंने जैसे कुछ भी लिख दिया ZOTC अंडरस्कोर, आप कुछ भी डाल सकते हो यहाँ पे। मतलब मैं सिस्टम को बोल रहा हूँ एक कंडीशन, अब कुछ तो मैं डालूंगा यहाँ पे कुछ नाम, ठीक है। तो ये मैं डाल दिया, इसका वैल्यू X होना चाहिए। इसका वैल्यू X होगा तो सिस्टम आगे चेक करेगा, नहीं तो नहीं चेक करेगा। अब मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ
कि सपोज यहाँ पे आप लिखो अर्जुन का वैल्यू, वहां पे वो टेबल में जाओ और वहां पे लिखो अर्जुन, ठीक है, इक्वल टू एक्स, ऐसे कर दो, डजेंट मैटर टेक्निकली। नहीं, ये टेक्निकली कोई क्वेश्चन मैटर नहीं करता है। टेक्निकली यूं जो कर मैं रहा है। बोलूंगा, अब मैंने कोड में लिखाया अर्जुन इक्वल टू एक्स, राइट, मैं एफडीएस में भी लिखा है, तो सिस्टम क्या चेक करेगा? सिस्टम जाएगा टीवीआरबीसी टेबल में, चेक करेगा कि अर्जुन बोल के कोई कॉलम है, कोई वैल्यू है वहां पे, मैंने फील्ड है वहां पे, उस फील्ड का वैल्यू क्या एक्स है? अगर है तो इनहांसमेंट करेगा सिस्टम, आगे बढ़ेगा सिस्टम, नहीं है तो नहीं करेगा सिस्टम, राइट। अब यहाँ पे मैं अर्जुन नहीं डाल के मैं ये क्यों डालता हूं? यहाँ पे जनरली हम लोग क्या डालते हैं? जनरली हम डालते हैं राइसेफ आईडी। जनरली बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? राइसेफ, ताकि आप इसको देख के समझ पाए कि ये जो ये है किस किस पर्पस के लिए है, किसके लिए है ये वाला। तो बोले अच्छा चाहिए फलाना एनहांसमेंट के लिए। जनरली हम लोग यहाँ पे डालते हैं ZOTC और उसका राइसेफ आईडी, माइट बी OTC है 1010 मेरा राइसेफ आईडी, तो मैं ऐसे डालता हूँ ZOTC-E102, ये मेरा ये राइसेफ आईडी है, इक्वल टू एक्स अगर है तो होना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं ये इंडिकेटर यूज कर रहा हूं कि ये नहीं, एक्स अगर होगा तो एक, सिस्टम आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। हाँ बोलो। हाँ, बोल रहे थे कि ये जो आप JOTC_1010 डाले हैं, ये कंडीशन में एबा पर लिखेगा, लेकिन ये कहाँ पे चेक करेगा? वो कहाँ पे लिखेगा? मतलब ये कंडीशन को कहाँ पे चेक करेगा कि इसके अगेंस्ट में एक्स है, तभी ये अप्लाई होगा, ये पूछ रहे हैं। एक ही जगह में लिखेगा ना डेवलपर, जब ये एनहांसमेंट लिखेगा तो पहले ये चीज लिखेगा, पहले ये लिखेगा वो। हाँ, ये जो चीज लिख रहा है, ये सिस्टम कहाँ पे जाके चेक कर रहा है? ये टेबल है ना TVRVC, यहाँ पे जाके चेक कर रहा है। ओके, ओके, अच्छा, ये इस टेबल में चेक करेगा ये तभी वो ये काम ये करेगा, बाकी कोडिंग। ये देखो मैं आता हूँ, STVARVC है शायद, STVARVC, ठीक है। अरे यार इसका तो अलग नोट है। और वो जेड टेबल हम लोग देख सकते हैं क्या? टेबल तो डेवलपर बनाता है, वो SAP सिस्टम ओके, में नहीं रहता, तो बनाना पड़ता है उसको तो अपने। उसका मतलब उसका नेमिंग जेड है, कुछ कारण है इस वजह से क्या? जेड मतलब कुछ भी, हम लोग जब अपने से बनाते हैं ना तो उसको जेड से बनाते हैं ओके, जनरली। ओके, ओके, जेड ओके, जेड का फाइन। मतलब कस्टम, जेड का मतलब कस्टम। ओके, ये देखो ओके, ओके, अंडर। STVARVC में गया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? एडिट करता हूँ, ठीक है, ये मैंने न्यू एंट्री किया। अब मैं बोलता हूँ ZOTC की एक नंबर दे, सपोज ये मेरा राइसेफ आईडी है, ये मैंने स्विच ऑन कर दिया, इसका वैल्यू एक्स डाल दिया मैंने, ठीक है, सेव कर दिया मैंने। अब मैंने यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे ये कोड ही क्यों डाला? क्योंकि ये राइसेफ आईडी है, इसको देख के समझ में आ जाएगा कि ये जो वैल्यू है इस रिलेटेड टू व्हाट, ये रिलेटेड टू दिस राइसेफ आईडी। अब यहाँ पे एक डाल दिया। अब मैंने डेवलपर को बोला कि भाई भाई तुम जो एनाउंसमेंट करोगे ना, उसमें ये लिखना इसका वैल्यू एक्स होना चाहिए, तभी वो एनाउंसमेंट काम करेगा, ठीक है। अब इससे मुझे क्या प्रॉफिट मिला? कि अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ, मैं प्रोडक्शन में जाऊंगा, इसका ये लाइन को ही हटा दूंगा, या फिर यहाँ से मैं एक्स को डिलीट कर दूंगा, तो अब वो एनाउंसमेंट मेरा काम नहीं करेगा। जो अगर कोई प्रॉब्लम हुआ था तो प्रॉब्लम रुक जाएगा मेरा, जस्ट बिकॉज ऑफ ये कोई मैंडेटरी चीज नहीं है, ये दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस जो हम लोग करते हैं जब एफडीएस कुछ लिखते हैं। अंडरस्टूड, या मतलब वाजी भाई अगर सिंपल सा बात बोले कि एक जो आप लोगों ने हम लोग जो डिबगिंग मोड में दिखाया खाली जगह में, वो सिस्टम चेक करेगा एक्स दिखा तभी सिस्टम ये एनहांसमेंट काम करेगा, एक्स नहीं रहेगा एनहांसमेंट भी नहीं रहेगा, वैसा ही है ना? करेक्ट। एनाउंसमेंट कैसा होता है? हम लोगों ने जो पढ़ा था, एनाउंसमेंट कैसा होता है? एनाउंसमेंट ऐसा होता है कि मैं गया यहाँ पे, ठीक है, ये एक खाली पेज था, हम लोगों ने पढ़ा था, राइट, देयर वाज अ एम्प्टी पेज। व्हाट हैपेंड? अभी तो लॉगिन किया मैंने। सपोज ये मेरा खाली पेज है यहाँ पे, तो मैंने बोला ये वाला एग्जिट में मुझे कोड करवाना है, ये वाला एग्जिट में कोड करवाना है, तो ये अब यहाँ पे जो मैं कोड लिखूंगा, यहाँ पे जो कोड लिखूंगा मैं, सपोज सपोज मैं इसको, मैं तो इसमें नहीं लिख सकता, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं कोड लिखता हूँ नोटपैड में, ठीक है, मैं कोड लिखता हूँ, सॉरी,
तो मैं कोड लिखता हूँ। ओके, कैसे कोड लिखना है? कैन यू राइट मी द कोड फॉर दिस? Create a custom table like this. Things totally change. This is my custom table. ठीक है, चलो कोड भी आ जाएगा आपके पास अभी। वो एग्जिट नहीं बोल रहा है, वो बॉडी बोल रहा है यूज करने के लिए। अच्छा, कोड यहां से मुझे कॉपी करना पड़ेगा। कोड भी आ गया। अब मैं यहाँ पे कोड लिखता हूँ। ठीक है, दिस इज माय कोड। आ गया, कोड आ गया मेरा। ठीक है, अब ये जो मैंने कोड लिखा, देखो कोड में क्या किया। ये देखो कोड में पहले क्या किया, वो स्विच ऑन। कोड कोड तुम्हारा यहां से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन उससे पहले वो टीवी आरबीसी वाला पार्ट डाला है। सी, है ना, ये वाला टीवी आरबीसी वाला पार्ट डाला है कि ये इफ इतना इक्वल टू एक्स, ये वैल्यू अगर एक्स होता है तो ये नीचे वाला पूरा कोड सिस्टम रीड करेगा। लेकिन अगर ये वाला जो पार्ट है, इसमें अगर उसको एक्स नहीं मिलता है तो नीचे जाएगा ही नहीं सिस्टम। दैट्स इट। अब डेवलपर जो कोड लिखेगा वो एग्जैक्टली यही लिखेगा, ऐसा नहीं कोई और लिखेगा। सेम ही उसमें थोड़ा बहुत चेंज होगा, यही वो भी लिखेगा जो को पायलट ने लिखा है। राइट, दिस इज हाउ। अब इससे प्रॉफिट मुझे क्या मिल रहा है? सिस्टम पहले जो आएगा इस पेज को रीड करने के लिए, पहले तो इसको रीड करेगा। राइट, अब इसमें अगर एक्स नहीं मिलता है तो सिस्टम बाकी को रीड ही नहीं करेगा। राइट, दैट इज व्हाट वी आर डूइंग हियर। और क्या भाई, कोड मिल गया, एफडीएस भी मिल गया तुम लोगों को। You got the FDS of the announcement, you got the code of the announcement. World become change now. मौजी भाई, इसको ये कोड को डेमो सिस्टम पे आप करेंगे तो कुछ हो सकता है? मतलब जस्ट ऐसे ही बोल रहे थे, अगर ये कॉपी पेस्ट करके अगर डेमो में अगर डाल दिए अगर तो। अगर डेमो सिस्टम पे हम लोग करेंगे तो एग्जैक्टली काम करेगा ही नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं करेगा, लेकिन हम लोग का एक्सेस नहीं है यहाँ पे। इफ यू गो राइट, you will not have access to write a code here. See, you're not authorized to make changes, authorization object this one, क्योंकि हम लोगों का एक्सेस जो है वो फंक्शनल एक्सेस दिया है, हम लोगों को डेवलपर का एक्सेस नहीं दिया है। ठीक है, अगर अगर हम लोगों का एक्सेस रहता तो मैं कर भी देता यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, तो दैट इज व्हाट नाउ। इतना डीप में जाने के बाद, इफ यू आर, अगर तुम टाइम स्पेंड करोगे ना, तो यू विल हैव 8 और 9 years के बंदे के लेवल का तुम्हारा नॉलेज इजिली हो जाएगा। इस ये जो दौर है ना, इसको यूज करो, यूज दिस। बाकी आगे टाइम में तो फिर नॉर्मल हो जाएगा ये सब चीज, वो बट जी यूज मैंने ट्राई किया था दिस। प्राइसिंग डिटर्मिनेशन के टाइम, तो कैसे आ रहा था वर्क करके, मतलब समझ नहीं आया थोड़ा। हाँ ठीक है, वो कोड कोड में मत जाओ, कोड तुम्हारा ऑथराइजेशन होगा नहीं उसका। ठीक है, खैर, तो दिस इज वन अनदर एनहांसमेंट। ठीक है, तो तुम्हें अब पता है एग्जैक्टली क्या लॉजिक लगाना है। राइट, क्या लॉजिक लगाना है, क्या रिक्वायरमेंट है, पेन पॉइंट क्या था। अब मैं अगर तुमसे पूछता है कि क्या इशू फेस किया तुमने इस अनाउंसमेंट को करने में, ठीक है, तो अब दूसरा बात जो आ जाता है इश्यूज में। ठीक है, इसी अनाउंसमेंट को करने में एक क्वेश्चन है बस भैया। गो एट। हाँ, बोल रहा हूँ कि अगर इन्हांसमेंट में हम लोग पूछेगा तो ये आपने इतना सारा जो बोले है उसको जिस्ट में मतलब कैसे बोले, मतलब इतना सारा तो सुनने का टाइम नहीं मिलेगा। तो जिस्ट में इतना सारा तो मैंने तुम लोगों को बोला, प्री रिक्विजिट बताया, ये बताया। एनाउंसमेंट तो सिंपल है ना, कि बिजनेस रिक्वायरमेंट वाज दैट whenever they create a return order, right, they select the item category manually based on the return reason. So they just wanted to automate that. Based on the return reason, system will determine the item category automatically. That is what the requirement was. That's it. मैंने इतना सारा बताया मतलब क्योंकि हाँ, तुमको क्रॉस क्वेश्चन करेगा वो बहुत सारा। एफडीएस पूछेगा, एफडीएस लिखा है तुमने, क्या लिखा था?
दिस वाज द रिक्वायरमेंट एंड दैट इज व्हाट द एफडीएस वाज रिटन। कैसे लिखा था? अब वो क्रॉस क्वेश्चन करेगा, अच्छा क्या कौन से क्या यूज किया, बॉडी यूज किया, यूजर एग्जिट यूज किया? बोलो नो नो, वी हैड यूज्ड यूजर एग्जिट ओनली, इट वाज दिस वन MV45A एग्जिट was the user exit, save exit, ये हमारा एक सेव एग्जिट था जहाँ पे हम लोगों ने ये यूज किया था। ठीक है, बोल देना वो यूज किया था। अभी मैं इसके ऊपर और किया बात, है एक बार बताएंगे? ये आपने अभी जो बोला है, ये जो कोड है जो सिलेक्ट किया है अभी नहीं ये और ये हम लोगों ने पढ़ा था राइट, यूजर एग्जिट, यू हाँ देयर इन द क्लास, दिस इज द यूजर एग्जिट राइट। ये पेज है, ये हम लोगों ने बोला था एक पेज के अंदर बहुत सारा यूजर एग्जिट होता है, तो ये दिस इज द मेन पेज। MV45A एग्जिट इज अ प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम के अंदर दिस इज वन ऑफ द एग्जिट, ऊपर भी बहुत सारा एग्जिट है, ये भी एक एग्जिट है, ये भी एक एग्जिट है। हमें कौन सा एग्जिट यूज करना है? हमें सपोज ये वाला एग्जिट यूज करना है, सेव के टाइम पे ये क्राइटेरिया हो। तो तुम ये मत बोलना, तुम बोलना या वी हैड यूज्ड वन ऑफ द इंक्लूड प्रोग्राम राइट, MV45A एग्जिट। ये नाम याद रखना, इट विल क्रिएट अ गुड इंप्रेशन। ओके, अब इससे क्रॉस क्वेश्चन करेगा, जो भी तुमसे करेगा कि क्या रिक्वायरमेंट था, क्यों, क्या व्हाट वाज द पेन पॉइंट, क्या एग्जिट यूज किया, क्या प्रॉब्लम आया तुमको इस एनहांसमेंट में करने में, राइट, ऑल दिस थिंग्स। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या आता है? तो प्रॉब्लम ये आया था कि उसने कोड कर दिया, इट वाज वर्किंग, मैंने चेक किया, सेल्स ऑर्डर बनाया, ऑटोमेटिकली करेक्ट आइटम कैटेगरी वाज कमिंग, ठीक है, एवरीथिंग वाज गुड। नाउ अभी क्या होता है कि देयर आर सम एक्सेप्शनल सिनेरियोज जहां पे तुम्हारा ये कोड काम नहीं करता है। क्या होता है वो? आई मीन आई एम ट्राइंग टू रिकॉल एग्जैक्टली क्या था वो। हाँ, हाँ करेक्ट। तो देखना समझना कि हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या था। हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये था कि आइटम कैटेगरी जब मैं चेंज करूं, आइटम कैटेगरी जब मैं चेंज करूं तो उसका वैल्यू जो है वो चेंज, आइटम का जो प्राइस है वो चेंज हो जाना चाहिए, राइट। आइटम का प्राइस भी चेंज होना चाहिए। अगर मैं आइटम कैटेगरी क्रेडिट वाला यूज कर रहा हूं तो आइटम कैटेगरी में प्राइस, वो आइटम में प्राइस आना चाहिए। जैसे मैं आइटम कैटेगरी चेंज करूंगा प्राइस उड़ जाना चाहिए, राइट। अगर मैं आइटम कैटेगरी चेंज कर रहा हूं नॉन क्रेडिट तो प्राइस उड़ जाना चाहिए, ठीक है, समझना। एनहांसमेंट, बट एनहांसमेंट किसके लिए? एनहांसमेंट सिर्फ आइटम कैटेगरी को चेंज करने के लिए। तो बंदे ने कोड लिख दिया। जनरली अगर तुम जाते हो ना यहाँ पे /OVA01 में जाके ऑर्डर बनाते हो, आइटम कैटेगरी चेंज करते हो ना, तो जब आइटम कैटेगरी आप चेंज करते हो तो उस टाइम पे सिस्टम जो है ना फिर से प्राइस का रिडिटर्मिनेशन करता है। सिस्टम फिर से प्राइस रीचेक करता है, समझना। जब आप आइटम का कैटेगरी को चेंज करते हो सिस्टम प्राइस को रीचेक करता है। लेकिन यहां पे एनहांसमेंट में क्या हुआ था, आफ्टर डूइंग दिस एनहांसमेंट मेरा आइटम कैटेगरी तो चेंज हो जा रहा था क्योंकि वो कोड से आइटम कैटेगरी को चेंज कर दिया, लेकिन जो रीप्राइसिंग वाला एक्टिविटी है वो हो ही नहीं रहा था। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने आइटम कैटेगरी को चेंज कर दिया नॉन क्रेडिट, बट स्टिल आई कैन सी द प्राइस, मैं प्राइस देख पा रहा हूं क्योंकि सिस्टम में तुम्हारा रीप्राइसिंग हुआ ही नहीं है। कैन एनीवन वाजी, एक्सप्लेन वो दिस? प्राइसिंग में एंड अपडेट का एक ऑप्शन रहता है, वो वाला करके ई या समथिंग ए कुछ एक ऑप्शन है, वो क्लिक कर पे नहीं होगा? ये जो हम लोग को तो मैनुअली कुछ करना नहीं है ना, हम लोग को जो करना है कोड से करना है। अगर हाँ, तो मैनुअली ऑटोमेटिकली सिस्टम प्राइसिंग के अंदर में जो अपडेट ऑप्शन है उसको भी एक्टिवेट कर देगा। नहीं, वो तो बात का बात है, लेकिन दिस वाज द प्रॉब्लम, ठीक है। ये प्रॉब्लम था कि जब जब कोड कर दिया था, अगर तुमसे पूछता है कि क्या प्रॉब्लम फेस किया एनहांसमेंट करने में, देन यू विल से कि या मींस व्हाइल when we got the like after the developer
done the coding, right? In testing, we found that item category was changing, but the item category change होता है, उसका impact क्या होता है? System pricing को फिर से ये करता है, right? तो वो नहीं हो रहा था, आइटम कैटेगरी में डाल दिया, लेकिन आइटम कैटेगरी का एट्रीब्यूट्स बैकएंड में सेम ही है, तो सिस्टम ने फिर से प्राइस चेक ही नहीं किया, तो अल्टीमेटली मेरा फाइनल रिजल्ट इज 0। आइटम कैटेगरी चेंज हो गया, तो मैं बोल रहा हूँ नॉन आइटम कैटेगरी, नॉन रिटर्न का आइटम कैटेगरी है यहाँ पे लेकिन उसमें फिर भी प्राइस दिख रहा है। तो देन वी एनालाइज मोर एंड देन अल्टीमेटली डेवलपर डिड द कोडिंग इन अनदर प्लेसेस, मतलब वो प्लेसिंग को चेंज किया, बिकॉज यू नो इस तरह से बोल देना कि वो डेवलपर चेक डिड आई थिंक फ्रॉम हिज साइड एंड देन ही change the placing of the coding multiple places he had to write the code करके इस तरह से बोल देना, and then finally when we tested it was working fine। हम लोगों ने जब ये किया तो फाइनली वर्किंग फाइन। तो इस तरह से कोई प्रॉब्लम बता सकते हो कि आपने जब टेस्टिंग किया इनिशियली तो क्रिएशन के टाइम में तो काम कर रहा है, क्रिएशन के टाइम में काम कर रहा है, लेकिन जब आप चेंज कर रहे हो तो वो काम नहीं कर रहा था। ये अनदर सिनेरियो हो गया, आपने क्रिएशन के टाइम में काम किया, आइटम कैटेगरी आ गया, लेकिन जब चेंज कर रहे हो तो वो करेक्ट आइटम कैटेगरी नहीं लेके आ रहा है, तो फिर आपने उसे करवाया, फिर से आपने बोला कि ये इशू आया। पहला इशू आपने बोला कि अच्छा वो इस तरह का इशू था, दूसरा इशू आपने बोला कि क्रिएशन के टाइम में कर रहा है, चेंजिंग के टाइम में नहीं कर रहा है, तो फिर से आपने उसको बोला। इस तरह से आपका प्रॉब्लम यू कैन जस्टिफाई, बोला क्या क्या प्रॉब्लम आया तो यू कैन जस्टिफाई दिस आर द प्रॉब्लम आई हैड फेस्ड ऑन दिस एनहांसमेंट। ठीक है, नाउ यू हैव अ लॉजिक, you have a FDS, you have a TDS, you have everything, okay? कहानी अच्छे से बना करके स्ट्रॉन्ग रखना है इसको। Okay, are we still have energy to take one more announcement, or we will talk next day? Yes, Vaji. I got one vote. What about others? Yes, Vaji, continue. Yes, Vaji. तो लेट्स कंप्लीट इट। तो अब दूसरा जो एनाउंसमेंट है, ठीक है, दूसरा जो एनाउंसमेंट है वो है प्राइसिंग के ऊपर। तो इट इज नॉट फॉर द बैच स्टडी 3 नाउ। मौजी भाई एक चीज सॉरी इंटरप्ट करूंगा, वो जो हम लोग का साइकिल था ये मेरा हो गया FDS, ये मैं आपका इसको सलमान पे अपडेट करना पड़ता है कि सर्विस नाउ पे? FDS बनाया तुमने, ठीक है, उसके बाद तुम्हारा अपना एक डॉक्यूमेंटेशन का पोर्टल होता है, नॉट सॉलमैन, नॉट सर्विस नाउ। सॉलमैन इज ओनली फॉर द ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सॉलमैन यूज होता है। सर्विस नाउ चेंज मैनेजमेंट के लिए यूज होता है, चेंज का जो साइकिल होता है उसके लिए सर्विस नाउ यूज, चेंज मैनेजमेंट, इंसिडेंट मैनेजमेंट, उसके लिए सर्विस नाउ यूज होता है। ओके, डॉक्यूमेंटेशन का हर कंपनी का अपना अपना पोर्टल होता है, जैसे एक वीवा बोल के एक पोर्टल है, वीवा वॉल्ट, जहां पे लोग अपना सारा डॉक्यूमेंटेशन अपडेट करते हैं। तुम्हारे प्रोजेक्ट में भी होगा कोई ना कोई पोर्टल, राइट? तो वो अपना उनका अपना पोर्टल तक, अपना कंपनी का पोर्टल जहाँ पे आप FDS अपलोड करते हो, अप्रूव होने के बाद फिर टेक्निकल बंदा TDS बनाता है, काम करता है, वो TDS अप्रूव कराता है, तुम्हें बोलता है टेस्टिंग करने के लिए, तुम टेस्टिंग करते हो, राइट? तो FDS तुमने बनाया, लेकिन FDS बनाने से पहले तुमने चेंज रिक्वेस्ट नंबर बनाया सर्विस नाउ में, राइट? उसके बाद तुमने सॉलमैन में जाके ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट बनाया, ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट को टेक्निकल बंदे को दिया, FDS को लिख के टेक्निकल बंदे को दिया, उसने डेवलप किया, डेवलप करने के बाद तुम्हें बोला टेस्टिंग करने के लिए, तुमने टेस्टिंग किया, FUT कंप्लीट किया, फिर चेंजेस तुमने सॉलमैन में जाके मूव किया क्वालिटी में, उससे पहले तुमने TR का टास्क को रिलीज करने के लिए बोला अपने टेक्निकल बंदे को, तुमने फिर क्वालिटी में मूव किया, SIT किया, फिर उसको UAT में मूव करवाया। इसके बिटवीन में SIT में एंड UAT में मूव करवाने से पहले तुमने सारा डॉक्यूमेंटेशन अपडेट कराया, वैल टीम ने डेटा सारा डॉक्यूमेंटेशन चेक किया, वो लोग अप्रूव किया, तब जाके ये UAT में मूव हुआ। UAT में मूव होने के बाद तुमने UAT करवाया, फिर से डॉक्यूमेंटेशन देखा तुमने सब कुछ सही है कि नहीं, वैल टीम ने अप्रूव किया, तुम कैब में गए, कैब में रिप्रेजेंट किया, फिर जाकर के प्रोडक्शन में तुमने इसको मूव करवाया। दैट इज व्हाट द साइकिल इज। सेम फॉर एवरी एनाउंसमेंट, सेम फॉर एवरी चेंज। ओके,
यहाँ पे अपने एक चीज टर्म यूज किया कि मैंने ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट बना के टेक्निकल सॉल्व टीम को दिया सॉल्व ट्रांसपोर्ट। सॉल्व हाँ में करना पड़ता हम है। सॉल्व, हाँ ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट बना के टेक्निकल को दे, इसका मतलब वो लोग क्या खुद से नहीं बना सकते? नहीं मतलब डिपेंड करता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। चूंकि हम लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो सॉल्वमैन में चेंज डॉक्यूमेंट हम लोग बनाते हैं, चेंज डॉक्यूमेंट से टीआर भी हम लोग बनाते हैं, टीआर बना के उन लोगों को दे देते हैं बेसिकली। और इवन सिर्फ अगर सीडी भी बना के दे देंगे तो बस चेंज डॉक्यूमेंट हम लोग बना दिया, चेंज डॉक्यूमेंट बना के भी दे देंगे तो वो लोग टीआर खुद से बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन चेंज डॉक्यूमेंट हम लोग सॉल्वमैन में लॉग इन करके चेंज डॉक्यूमेंट हम लोग बनाते हैं, चेंज डॉक्यूमेंट का ओनर ओनर हम लोग हैं। ठीक है। तो एफडीएस पहले अच्छा का ये होता है या डॉक्यूमेंट चेंज डॉक्यूमेंट पहले का? नहीं पहले तो एफडीएस होगा ना, बिकॉज एफडीएस डॉक्यूमेंटेशन है ना, कोड कोड तो बाद में करोगे एफडीएस आप। अप्रूव होने के, ओके एफडीएस अप्रूव हो गया, आप डॉक्यूमेंट पे अपलोड कर दिए, सब अप्रूव, देन सीडीएस सीडी चेंज डॉक्यूमेंट टीआर टीआर सलमान पे टीआर बना तब के। लगेगा जब टीआर तब लगेगा ना जब सिस्टम में कुछ करोगे। एफडीएस तो आप डॉक्यूमेंटेशन करते हो, सिस्टम में कुछ नहीं करते हो ना। तो पहले एफडीएस अप्रूव हो जाएगा, जब आप टेक्निकल टीम को बोलोगे तो आपको उसको टीआर देना पड़ेगा, अदरवाइज वो लोग काम कैसे करेगा। ओके 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 वैसे, अच्छा, थैंक तो यू हम वैसे। लोग ये टीआर डेज करते हैं वो एफयूटी से एसआईटी, एसआईटी से यूएटी मूव करने के लिए ओनली, राइट? तो हम लोग टीआर करेक्ट, हाँ मतलब हाँ, तो ये मूवमेंट कौन करता है? हम लोग ही करेंगे और टेक्निकल बंदा करता है? सॉल्वमैन बोला ना, सॉल्वमैन से हम लोग मूव करेंगे नहीं, इसको। सॉल्वमैन से तो हम लोग रेस करके उन लोगों को आईडी दे देंगे, तो ये मूवमेंट कौन करता है हम एफयूटी लोग से एसआईटी करेंगे, टू यूएटी? वी विल डू इट, वी विल डू। वो लोग तो वो वो लोग को उन टीआर लोगों को फिर उन टीआर लोगों को डॉक्यूमेंट टीआर उन जो लोगों को टीआर क्यों दिया हम लोगों ने, ताकि जब वो काम करेगा तो उस टीआर में सेव करेगा, दैट इज व्हाट हिज वर्क इज, दैट्स इट। ओके ओके, वो लोग काम करके वो टीआर में सेव करेगा और हम लोग मूव कर देंगे। करेक्ट, वो काम करेगा, काम करके उस टीआर में सेव करेगा, और फाइनली वो अपना टीआर का को रिलीज कर देगा, वो टीआर को रिलीज करके मुझे कंफर्म करेगा। अब मूवमेंट मेरा काम है, एफयूटी से एसआईटी मतलब डेवलपमेंट से क्वालिटी में मूव कर सकता हूँ। कैसे मूव कर सकता हूँ? सॉल्वमैन में स्टेप्स होता है, नेक्स्ट नेक्स्ट करके स्टेप होता है, वहां से आप मूव कर सकते हो। एसआईटी से क्वालिटी से वो लोग यूवीटी में भी आप रिलीज मूव कर कर सकते देंगे तो वो लोग रिलीज कर देंगे तो हम लोग और कोई चेंज ऐड भी नहीं कर सकते। बट अगर हो। वो निखिल, वो टेस्टिंग करते टाइम अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो फिर से टीआर रेज करना पड़ेगा? हाँ मतलब जनरली टीआर रिलीज तब होता है जब टेस्टिंग पूरा सक्सेसफुल हो जाता है तब। ठीक है, ओके, जब सक्सेस हो जाता है तब टीआर टीआर रिलीज होता है। मतलब फर्स्ट एफयूटी पूरा सक्सेसफुल हो जाएगा, फिर वो लोग रिलीज कर देगा, फिर हम लोग मूव करेंगे, ऐसा है स्टेप? करेक्ट करेक्ट। ओके ओके। और वाजी, ये जो चेंज रिक्वेस्ट क्रिएट होता है सर्विस नाउ में, ये क्या हम लोगों का ओनरशिप में रहता है या हम लोग ये भी असाइन करते हैं उन लोगों को? सारा चीज का ओनरशिप हमारा रहता है, ऑल ओनरशिप इज आवर्स, फंक्शनल इज द ओनर, नो वन तो एल्स। ये कंप्लीट होने के बाद वो चेंज रिक्वेस्ट हम लोगों को ही क्लोज करना पड़ेगा तब? करेक्ट करेक्ट करेक्ट, क्लोज भी हम लोगों को करना पड़ता है। ओके। तो अजी भाई ठीक है, तब तीन एप्लीकेशन अभी हुआ, एक हुआ जो इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन, सॉल्वमैन एंड सर्विस नाउ। करेक्ट करेक्ट, तीन और तो एप्लीकेशन। जीरा, जीरा नहीं आता है ना बीच में कोई जगह में? नहीं, जीरा ऑप्शनल है, वो डिपेंड है, तुम हो सकता है कि डिपेंड नहीं, अभी तीन ये हुआ, उसके बाद जो टेस्टिंग आप कर रहे हो, राइट, स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट जो आप बना रहे हो, टेस्टिंग कर रहे हो, वो भी एक अलग से एक और पोर्टल है ना। अब आप हो सकता है कि आपका क्लाइंट यूज नहीं करता है ऐसा कोई स्क्रिप्ट के ये लिए यूज एफडीएस करता है। वाला पोर्टल में हम लोग का काइंट ले लेता है। आपने लास्ट दिन बोला ना कि एफडीएस जहाँ पे अपलोड किया है वहां पे स्क्रिप्ट अपलोड कर देंगे। हाँ नहीं, जनरली जनरली डॉक्यूमेंटेशन का पोर्टल अलग होता है और ये स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट का पोर्टल अलग होता है। तो इस स्क्रिप्ट ये जो पोर्टल होता है, यहाँ पे आप जाके डायरेक्ट टेस्ट कर सकते हो इसको। नॉर्मली एलएम वेलएम की तरह बहुत सारा पोर्टल जो यूज होता है, यहाँ पे आप स्क्रिप्ट अपलोड करते हो, फिर उस स्क्रिप्ट को अपलोड करने के बाद आप वहां से डायरेक्ट आप स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करते हो, लाइक यू विल डू विद एक्टिविटी, एंड वहीं से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यू विल टेक द स्क्रीनशॉट फ्रॉम देयर इन द पोर्टल, वो पोर्टल में स्टेप में सेव हो जाएगा। तो उस तरह से एक दूसरा एप्लीकेशन होता है। तो एलएम एलएम बोल के एप्लीकेशन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट बोल के पोर्टल है, वो बहुत जगह यूज होता है। जीरा जीरा इज वन ऑफ द पोर्टल जो कि यूज होता है। लेकिन जीरा जनरली एएमएस के लिए यूज नहीं करते हैं लोग, जितना मुझे समझ में आता है। इम्प्लीमेंटेशन में यूज होता है, लेकिन एएमएस जो सपोर्ट साइकिल होता है उसमें कुछ और होता है उन लोगों का।
तो इसका फोर्थ ये बुआ चौथा जी हो गया तुम लोगों का। बुआ जी बोल रहे हैं कि ये थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन है। मेरे हम्म को थोड़ा सा डर लग रहा है इसलिए पूछ रहे हैं। हम्म थियोरेटिकली तो पूरा नॉलेज आपसे मिल जा रहा है हमको, बट हम्म। ये जब वहां पे काम करेंगे हम लोग को तो ये ट्रांसफर सर्विस नाउ सॉल्वैंस से कैसे ट्रांसफर या मूवमेंट होता है हम लोग तो कभी देखे भी नहीं है, कभी किए भी नहीं है। अचानक से अगर बोलेगा हम लोग को कि करने, तब तो हो जाएगा बांस। नहीं तो ये टेंशन तो मुझे भी है। ऐसे तो सेम ऐसे सेम डर मेरा भी है। ये सबका ही है। देखो ऐसे तो मैंने ऑनशोर में बंदा लिया जो कि 12 साल एक्सपीरियंस है, वो लोग भी नहीं कर पाता है। इनिशियली तो उन लोग को ही बताना ही पड़ता है हर बस प्रोजेक्ट का। बस ये बोल दिए, ये बोलने के बाद मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया, बस और नहीं चाहिए कुछ, बस। तो ऑन साइट में 1.5 करोड़ का पैकेज ले रहा है बंदा, और वो आ रहा है काम करने डेढ़ के लिए, करोड़ तो उसको बताना ही पड़ता है। तो हर प्रोजेक्ट का अपना अपना होता है ना। जब प्रोजेक्ट में आप आओगे तो एक्सपेक्टेशन होगा कि आपको बस कोई ना कोई बताए, एक बार तो बताए कम से कम, राइट। तो चूंकि तुमको हाँ नहीं, प्रोसेस एटलीस्ट पता है। कॉलमैन कैसे यूज करेंगे ये तो कोई बताएगा, ये एक्सपेक्टेशन होगा क्या? हाँ, क्यों नहीं ये होगा। जो मूवमेंट So, हो रहा है बस Wadi, ये I भी एक hope बार देखना था। there will सॉल्यूशन be मैनेजर, KT, right? हाँ, करेक्ट करेक्ट, केटी सॉल्वमैन हो गया, या सर्विस नाउ हो गया, या कोई भी डॉक्यूमेंटेशन पोर्टल हो गया, राइट। एक बार सर्विस नाउ दिखा देंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि वो सर्विस नाउ तो हम लोग कभी यूज नहीं किया कि कहाँ पे वो टिकट असाइन होगा, कहाँ से अरे तो क्या मैं वो। सर्विस नाउ का थोड़ी थोड़ी मेरे पास डेमो है जो मैं दिखाऊंगा। खैर वो उतना उतना वर्थ नहीं है कि उसमें बहुत ज्यादा कुछ देखना है। इट्स जस्ट लाइक आपको इंसिडेंट में जाना है, असाइन टू में गए एंड देन यू विल सी द इंसिडेंट, नोट डालने का ऑप्शन होता है, जनरल चीज है, तो उसमें उतना टेंशन लेने का नहीं है। इट विल टेक मतलब वो आसान है ना वाजी? मेरे को तो हाफ इससे एन आवर। ज्यादा उसमें डर लग रहा है खाली। नहीं, डरने का क्या है, हाफ एन आवर का चीज में डरने का क्या है, 6 महीने का चीज कर लिया तो हाफ एन आवर में क्या है। ऐसा चीज जो 6 महीना पढ़ा लगा तुमको पढ़ने में, और ऐसा चीज जो सिर्फ 30 मिनट्स में तुम समझ में आ जाएगा, तो व्हाट व्हाई टू वरी अबाउट दोस थिंग्स। ठीक है। अरे मौजी भाई, एक चीज है एनहांसमेंट का स्क्रिप्ट क्या सी मतलब एनहांसमेंट होने के बाद बनता है कि हम लोग पहले स्क्रिप्ट बना लेंगे? नहीं, जब पहले जब ही तो एफडीएस बनेगा। जब तुम एफडीएस बनाओगे ना, तो उस एफडीएस में हाँ। क्या क्या सिनेरियोज आपको टेस्ट करना चाहिए, पॉजिटिव सिनेरियो, नेगेटिव सिनेरियो, वो सब भी हम लोग को डालना चाहिए। ठीक है। जनरली जो अच्छा एफडीएस लिखता है, वो जब एफडीएस लिखता है तभी वो टेस्टिंग का स्कोप भी सोचता है कि अच्छा इसको जो लिख रहा हूं मैं वो एफडीएस, तो इसको इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पे होगा, क्या क्या सिनेरियोज मुझे टेस्ट करना चाहिए, क्या क्या नेगेटिव टेस्टिंग करना चाहिए, तो वो भी आपको सोचना पड़ता है। लाइक सपोज अभी कोपायलट में अगर दोगे तो कैन यू गिव मी अ टेस्टिंग स्कोप, तो वो बता देगा तुमको क्या क्या को टेस्ट करना चाहिए, ऑल दोस थिंग्स। तो फिर उसी के हिसाब से आप स्क्रिप्ट भी बनाते हो उसी टाइम पे। तो आफ्टर एफडीएस यू विल राइट द स्क्रिप्ट एंड ऑल। करके पोर्टल में अपलोड कर देंगे। हाँ, करके पोर्टल में अपलोड कर दो। नाम वाम रेडी रखना, उल्टा पुल्टा ही नाम बोलना, लेकिन कॉन्फिडेंस से बोलना हाँ दिस इज माई आवर पोर्टल जो हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। और जी ऐसा क्या मेकअप नेम भी तो बोल सकते हैं, जैसे हम लोग का प्रोजेक्ट में जैस्पर सॉफ्ट बोल के यूज हाँ होता है वही रिपोर्टिंग के पर्पस, वही हाँ, बोल सकते। वही बोलो ना, वो ज्यादा बेटर है। तुम्हारे जैसे अमृता बोली सर्विस नाउ में काम नहीं किया, तो कोई तो पोर्टल होगा जहाँ पे काम कर रहे हो आप लोग, वो पोर्टल बोलो यहाँ पे कॉन्फिडेंस है तुम लोगों का। इट इज नॉट मैंडेटरी टू टेल योर पोर्टल, राइट। तुम अपना बोलोगे तो उसको मामू बना सकते हो, राइट। उसका सर्विस नाउ बोलोगे तो वो सर्विस नाउ में काम किया है हो सकता है, लेकिन तुम अपना बोलोगे तो वो काम नहीं किया होगा ना। वैसे ऐसे भी बोल सकते हैं जैस्पर सॉफ्ट में एफडीएस भी अपलोड कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन भी कर रहे हैं, स्क्रिप्ट भी कर रहे हैं, तो हो गया। तो हम लोग इधर पे जाना और एक एप्लीकेशन में जाना ही नहीं पड़ा, मतलब ऐसे। हाँ, ये भी वो बोल सकते हो, बट ये नहीं बोलना कि वहां से स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट भी करते हैं। ठीक है। वो ना 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 ना। हाँ, तो वो बोलते हो एक्सेल में हम लोग स्क्रिप्ट बनाते हैं, बना करके फिर हम लोग उसमें स्क्रीनशॉट डालते हैं सारा, एंड देन द सेम पोर्टल वी अपलोड इट एंड देन वी राउट इट फॉर अप्रूवल टू आईटी टीम, क्लाइंट आईटी टीम, इस तरह से बोल सकते हैं। तो एफडीए सारा ठीक ठीक है डॉक्यूमेंटेशन एक फिर। पोर्टल में हो गया, लेकिन तुम फिर एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे स्क्रिप्ट उस पोर्टल से। यू दैट इज एक डॉक्यूमेंटेशन सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज होता है। ठीक है ना। तो देन दैट इज फाइन टोटली। अच्छा वाजी, और स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर है? एएलएम और बोल के नाम एक बोल बहुत सा दीजिए। सॉफ्टवेयर है, सर्च कर लेना, बहुत सा सॉफ्टवेयर है, बट एएलएम मैंने यूज किया है इसके लिए। ऐसा ऐसा कुछ बोलिए कि कोई यूज नहीं करता है, वो वाला बोलिए, तब उसको समझ में नहीं आएगा। तो तुम उसी वे में जाओ ना कि हम लोग नहीं, स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन हमारे किसी प्लेटफॉर्म से नहीं होता है। हम लोग एक्सेल में स्क्रिप्ट बनाते हैं, एक फॉर्मेट है,
जब एग्जीक्यूट करते हैं तो एक्सेल में ही स्क्रीनशॉट अपलोड करते हैं, एंड देन हम लोग एक पोर्टल है वो पोर्टल में डालते हैं, एंड देन राउट करते हैं अप्रूवल के लिए क्लाइंट आईटी का। क्लाइंट आईटी वहां पे जाकर रिव्यू करता है ना, अप्रूव कर देता है, दैट्स इट, खत्म हो गया। ठीक है वजीर तो भाई। वाजी तुम्हारा मतलब वही बोलना। हाँ, गुड। बोल रहे थे कि जैसे ईडीआई का कोई भी सिनेरियो हम लोगों को टेस्टिंग करना है, मान लीजिए 850 का, तो हम लोग क्या खाली वो ईडीआई आईडॉक क्या सिस्टम में बना के वहीं पे चेक करेंगे, उससे ही टेस्टिंग हो जाएगा? और मतलब करंट सिनेरियो में तो ऐसा ही होता है, तो ईडीआई सिस्टम में हिट करता है, उसके बाद वो कन्वर्ट होता है आईडॉक में, उसके बाद वो ऑर्डर क्रिएट होता है, तो उसको टेस्टिंग कैसे करेंगे? देखो, टेस्टिंग का क्या होता है ना कि सपोज मैंने कुछ चेंज किया अपने ईडीआई के प्रोग्राम में, राइट? तो एक होता है हम्म, कि मैं जस्ट उस सिनेरियो को टेस्टिंग कर लिया, दूसरा होता है कि एंड टू एंड टेस्टिंग करना। जनरली हम्म, ईडीआई का टेस्टिंग इस तरह से होता है कि हम लोग जो मिडिलवेयर होता है ना, मिडिलवेयर, हम्म, तो मिडिलवेयर को हम लोग पेलोड लोड करने के लिए बोलते हैं हमारे सिस्टम। देर आर टू टू थिंग दैट यू कैन डू। एक एक्टिव एक चीज है कि प्रोडक्शन का जो नया नया ऑर्डर्स है, राइट? तुम तो डेवलप कर रहे हो डेवलपमेंट सिस्टम पे, तुम क्या बोल सकते हो, हम्म, टेस्ट एज ए पार्ट ऑफ टेस्टिंग तुम प्रोडक्शन का जो पेलोड है उसको बोलते हो डेवलपमेंट में उसको लोड करो। तो जब वो हम्म, पेलोड को फाइल आता है मेरे पास, फाइल को पेलोड पेलोड बोलते हैं हम लोग। हम्म, हम्म, तो उस फाइल को अगर मैं डेवलपमेंट सिस्टम में लोड करता हूं ना, तो फिर क्या होगा, सिस्टम विल क्रिएट अ ऑर्डर। तो दैट इज हाउ यू कैन टेस्ट इट। जैसे ही वो मिडिलवेयर से लोड होगा, सिस्टम विल ट्राई टू एग्जीक्यूट द ईडीआई, ओके। आईडॉक बनेगा एंड ऑल, राइट? तो प्रोडक्शन का जो फ्रेश पेलोड है उसको आप बोलोगे अपने मिडिल वेटिंग को डेवलपमेंट में लोड करो उसे। दैट इज वन प्रोसेस थ्रू विच वी कैन टेस्ट द ईडीआई। बिकॉज तुम तो कस्टमर हम्म, के पास नहीं जाओगे ना बार बार कि भैया कस्टमर के बोल रहा हूं मैं। हम्म, ऑब्वियसली यू विल नॉट गो टू कस्टमर। दिस इज हाउ यू विल डू इट। दूसरा है, अगर तुमको जीहिप का इन्वॉल्वमेंट भी नहीं चाहिए तो तुम WE19 यूज कर सकते हो। कोई भी एक एग्जिस्टिंग हम्म। ऑर्डर को का आईडो को कॉपी करो, कॉपी करके उसका पीओ को चेंज करके फिर से प्रोसेस कर दो। दैट इज हाउ वी टेस्ट इट। अच्छा, आप जैसे बोले थे कि कोई आईडॉक क्रिएट नहीं हो सकता, हम लोग कॉपी करते हैं, तो एक इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट में हम लोगों के पास तो कोई आईडॉक नहीं रहता है, तो हम लोग क्रिएट कैसे, फर्स्ट आईडॉक कैसे आएगा तब? नहीं, फर्स्ट आईडॉक कैसे आएगा? नहीं तो इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट में डिपेंड करता है। अगर तुम्हारा इनबाउंड इनबाउंड है, राइट, तो उस टाइम पे अल्टीमेटली यू विल हैव द हेल्प ऑफ द जीहिप टीम एज वेल, राइट? ठीक है, तुमको तो हेल्प मिलेगा जीहिप टीम से, तो जीहिप टीम वो फाइल प्रोसेस करेगा ना कम से कम। तो फिर अच्छा। जाके आईडॉक बनेगा। तो दैट टाइम यू विल नॉट हैव इन एसएपी, बट यू कैन गेट द फाइल फ्रॉम जीहिप एंड देन क्रिएट एन आईडॉक, राइट, एज ए इनबाउंड। हम्म। अच्छा, हम लोग जो ये भेजते हैं, इनवॉइस भेजते हैं, तो हम लोग कस्टमर का सिस्टम में कोई सेटअप करते हैं इनिशियली, नया कस्टमर आता है तो उसके लिए ऑब्वियसली। ईडीआई सेटअप के लिए हम लोग हेल्प करते हैं कुछ? ऑब्वियसली, जब जब एक नया कस्टमर ऑनबोर्ड होता है, राइट, तो उस टाइम में एक हम्म, ह्यूज नंबर ऑफ एक्टिविटी विल बी देयर। एक पूरा टीम होता है जो मैनेज करता है उसको। अगर अगर एक नॉर्मल कस्टमर है तो दैट इज फाइन, डॉक्यूमेंटेशन हो गया, हम्म, कस्टमर कोड बन गया, सारा अग्रीमेंट हो गया, फाइन। बट अगर ईडीआई कस्टमर है तो उसका पूरा एक ईडीआई का टीम होता है, जनरली बड़ा बड़ा इसमें ईडीआई का अपना एक हम्म, टीम होता है जो सारा फॉलो अप करेगा कस्टमर के साइड से। तुम्हारा मिडिलवेयर का सारा मैपिंग्स, ऑल दोस थिंग्स विल बी हैंडल बाय देम, एंड देन सारा ईडीआई का इनेबल, एसएपी पर्सपेक्टिव से तुम्हारा ईडीआई इनेबल करना पड़ेगा, मैपिंग पर्सपेक्टिव से इनेबल करना पड़ता है, कस्टमर के साइड से हम्म। कनेक्शन डेवलप ये होना पड़ता है। तो ऑल दोज आर पार्ट ऑफ द ईडीआई कस्टमर्स इनेबलमेंट। ओके, ओके, ठीक है, थैंक यू। ठीक है। अच्छा, तो मेरा तो एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा है, ठीक है, इस बैच से फॉर द ऑफर लेटर। ओके, सो क्योंकि अभी तक जितना भी मैंने, क्योंकि मैं हर बैच में कुछ ना कुछ इम्प्रूव करता हूँ, मतलब इम्प्रूव मतलब ऐड ऑन करता हूँ, एंड दैट इज वाई मेरा 3.5 मंथ से मैंने स्टार्ट किया था। लाइक फर्स्ट बैच जो मैंने रन किया था दैट वाज 3.5 मंथ्स में कंप्लीट किया था, एंड नाउ इट इज टेकिंग 7 to 8 months टू कंप्लीट द बैच, बिकॉज एवरीथिंग समथिंग आई एम एडिंग, करते करते करते। तो यू आर द वन जिसको मैंने काफी कुछ ऐड किया है। बिजनेस प्रोसेस तो है ही है, प्लस इन्हांसमेंट में भी मैंने बहुत डीप जा करके कस्टम टेबल, वस्टम टेबल, ऑल दोस थिंग्स बताया है। ठीक है, तो बताया इसलिए है क्योंकि इंटरव्यू में पूरा अच्छे से क्रॉस क्वेश्चन
का आंसर दे सके। एंड चुपचाप बैठना नहीं, ऐसा नहीं कि मैं पढ़ लिया मैं बैठ गया, कॉल्स आएगा खुद से, हाथ पैर मारो, दोस्त लोगों को बोलो मेरे स्टूडेंट्स ऑलरेडी हैं, यू विल गेट द लिस्ट राइट इन द माइट बी चैनल में जाओ, मेरे गो इन माई चैनल व्हाट्सएप चैनल में जाओ, लोगों का लिस्ट है जिसको जॉब मिला है, कनेक्ट विद देम, आस्क देम टू रेफर इट राइट। मैं एक एक बंदे को नहीं बोल सकता, गो इन द चैनल, गिव द रेफरल कि हाँ वाजी भाई का स्टूडेंट हो, आस्क देम टू रेफर यू इन, अगर अगर वैकेंसीज है तो ओ, एंड पढ़ते रहना है, ठीक है, एंड टेक द ऑफर, ठीक है। खैर अभी ऑलरेडी हो गया, तो वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट अनाउंसमेंट नेक्स्ट वीक, ठीक है। मेरा एक क्वेश्चन है। गो अहेड अमृता। एक्चुअली मुझे तो अभी एक तो जॉब मिला है, तो मुझे अभी कैसे प्रिपरेशन लेना है, तो मतलब एक जॉब के पहले तो जो मेरे लिए काम करने में आसानी होगा। जो मैंने लास्ट में बताया अभी ना, लास्ट का जो क्लासेस हुआ, जो एनहांसमेंट जो भी मैं बता रहा हूँ, इसके ऊपर पूरा एकदम पूरा फोकस करो अभी। एनहांसमेंट, एमपीएस, ऑल दिस थिंग जो अभी मैंने बताया, ये कंडीशंस, फोकस ऑन दीज ऑल थिंग्स, क्योंकि फिर से तुम्हारा हो सकता है कि वहां पे जाने के बाद तुमको एनहांसमेंट का प्रोजेक्ट दे दे, तो ये सब चीज बहुत काम आने वाला है। स्टैंडर्ड इज फाइन, स्टैंडर्ड हम लोग पढ़ते हैं भूलते हैं, एंड दैट इज फाइन। हो सकता है कि तुम आंसर नहीं कर पाओ, कोई को क्वेश्चन, बट ये जो कॉन्सेप्ट्स है ये फिक्स होना चाहिए तुम्हारे ब्रेन में कि एनहांसमेंट करने के लिए क्या करना पड़ता है, एफडीएस लिखने के लिए क्या करना पड़ता है, एक चेंज मैनेजमेंट कैसे काम करता है, ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। तुमने और इंटरव्यू नहीं दिया बता? नहीं, और कुछ नहीं आ रहा है। गौरव आई थिंक ही विल गेट 3 or 4 or 5 offers, आई थिंक he got और कुछ select आ नहीं रहा है मेरे पास। Mindtree, Deloitte, सबका इंटरव्यू दे दिया वो, एंड रिजल्ट इज पेंडिंग फॉर हिम। गौरव जो लास्ट जॉब का आईबीएम में मिला है उनका बात कर रहे हैं? हाँ, एक का मिल गया था उसको, एंड नोटिस पीरियड 90 days का है ना, फिर बाकी जगह पे इंटरव्यू दे रहा है, तो आई थिंक फाइनल कॉल कैसे आ गया मेरे पास, तो आ ही नहीं रहा है कुछ। तो प्रोबेबली यू वुड बी आस्किंग पीपल टू रेफर। चैनल में जाओ, बहुत मैंने अपडेट नहीं किया चैनल को, लेकिन चैनल में तुमको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे राइट, जिसका तुमको जॉब मिला, कनेक्ट विद देम एंड ट्राई टू गेट रेफर्ड। यूआई में अभी चल रहा है, यूआई जीडीएस, आज मेरा बात हो रहा था, ठीक है। अच्छा फाइन। मौजी भाई, एक दो क्वेश्चन है। आपने ना जो हम लोग जो अपग्रेडेशन में क्लास में बोला था, एक टर्म यूज किया था रिग्रेशन, अगर करेंगे तो पहले उसको रिप्लिकेट करके रिग्रेशन टेस्टिंग करना पड़ता है, इसका मतलब क्या है? नहीं, ये दो चीज कुछ मिसमैच हो रहा है। रिग्रेशन में रेप्लिकेट करने का कुछ नहीं बोला था मैंने, एसएपी को अगर कुछ इशू करते हैं तो रेप्लिकेट करना पड़ता है। हाँ, इसका मतलब क्या है? मतलब एसएपी को अगर तुम कुछ इशू रेज कर रहे हो राइट, थिंक अबाउट कि एसएपी तुम्हारा सिस्टम जानता है क्या, नहीं जानता है राइट। एसएपी तुम्हारा सिस्टम नहीं जानता, एसएपी तुम्हारा बिजनेस प्रोसेस नहीं जानता, तो एसएपी तुम्हारा इश्यूज को चेक कैसे करेगा फिर? हाउ विल ही अंडरस्टैंड कि कैसे करके उसको वो इशू को रेप्लिकेट कर, रेप्लिकेट करना मतलब वो इशू तुम ऑर्डर बना रहे हो, वो एरर आ रहा है राइट, तो यू आर एबल टू रेप्लिकेट इट राइट, कि तुमने ऑर्डर बनाया, वो एरर आ गया, अब तुमने मुझे बोला कि भैया वही भाई देखिए ना, वो ऑर्डर में ये एरर आ रहा था, तो मैं क्या करूंगा, मुझे भी तो वो रेप्लिकेट करना पड़ेगा, क्या मुझे देखना पड़ेगा एरर कहाँ पे आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं भी तुम्हारी तरह वो ऑर्डर बनाऊंगा। लेकिन तुम्हारी तरह ऑर्डर बनाने के लिए मेरे पास क्या सेल्स एरिया है, मेरे पास क्या कस्टमर है, मैं तो आउटसाइड हूँ। तुम्हें पता है क्या सेल्स एरिया यूज करना है, क्या कस्टमर, तुम्हें स्टेप बाय स्टेप लिख के देना पड़ता है, गो ऑन VA01 एंड देन क्रिएट एन ऑर्डर, यूज ऑर्डर टाइप दिस, सेल्स एरिया, ऐसे करके पूरा स्टेप लिखना पड़ता है, ताकि मैं उसको फॉलो करके तुम्हारा इशू को रेप्लिकेट कर पाऊं, and then I can debug it and give you the solution, right? That is what the call is replication. जब भी आप एसएपी को कुछ टिकट रेस करते हो, आपको बिल्कुल अच्छे से रेप्लिकेट करके देना पड़ता है उनको, ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो, तो वो लोग बोलेंगे काइंडली रेप्लिकेट, गिव द रेप्लिकेशन स्टेप्स, इस तरह से बोलेंगे वो लोग, ठीक है। और एक चीज आपने बोला ना, जब भी हम लोग एनहेंसमेंट बोलेंगे बोलेंगे हम लोग यूजर एग्जिट यूज किए है, बॉडी नहीं, तो वो लोग पूछ सकता है कि बॉडी क्यों नहीं यूज किया, यूजर एग्जिट क्यों यूज किया? हाँ, टेक्निकल बोला, टेक्निकल बंदा ये किया था, इट वाज नॉट माय आवर रिकमेंडेशन, बट माइट बी द बॉडी वाज नॉट अवेलेबल एज आई रिमेंबर, and this is a very common user exit, I think we use everywhere, इस तरह से बोल सकते हो, ठीक है। या फिर बॉडी उस पर्पस के लिए बॉडी अवेलेबल था नहीं, एग्जिट यूज किया, हो गया खत्म।
ओके, ठीक है, थैंक यू। फाइन, लेट्स सिट नेक्स्ट वीक सेम टाइम। ओके, चलो। थैंक यू।